और हल्के से कहा, छोटी लड़की तुझे कौन सा जरूरी काम है। आर्यन ने चारों ओर की दीवारों को देखा जिन पर तरह तरह के अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। ये चिन्ह दूसरों के लिए बहुत अजीब होंगे लेकिन आर्यन के लिए बहुत परिचित थे क्योंकि ये ड्रैगनों की निशानी थे। आर्यन ने अपने मन में पूछा, नील ड्रैगन, क्या ये वही जगह है? नील ड्रैगन ने जवाब दिया, ये वही जगह है, ये चिन्ह ड्रैगनों के शब्द हैं, ड्रैगन पूंछ की समाधि यही दफन है बस। आर्यन ने पूछा, बस क्या? नील ड्रैगन ने कहा, बस ये कि ड्रैगन एम्परर ने उस वक्त ये कैसे किया। ड्रैगन पूंछ यहाँ क्यों है? क्या ये सच में संयोग से टेलीपोर्टेशन द्वार के साथ है? क्या उसने पहले से ही ये सब सोच लिया था? क्या वास्तव में उसकी भविष्यवाणी की शक्तियाँ इतनी भयानक थी कि वो 60 साल बाद होने वाली घटनाओं को देख सकता था? ये सच में बहुत भयानक अस्तित्व था। यहाँ तक कि नील ड्रैगन को भी यह अविश्वसनीय लगा। उसी पल एक एल्डर ने आर्यन को घूरा और चिल्लाया, लड़के तू क्या देख रहा है? अगर फिर से देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। आर्यन ने अपनी आंखें हल्के से उठाईं और ठंडे स्वर में बस एक शब्द कहा, मारो। हातिम की आकृति हल्की सी हिली, वो पलक झपकते ही उस आदमी के सामने पहुंच गया जो अभी बोला था और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया, फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। जमीन फट गई और बूढ़े ने एक मुट्ठी खून उगल दिया। हातिम ने अपनी लालटेन जैसी आंखों से उसे घूरा और बोला, किसकी आंखें निकाल रहा है? वो बूढ़ा एल्डर डर से कांप उठा और उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। उसके बोलने से पहले ही हातिम ने एक मुक्का मारा जिसने सीधे उसका सिर उड़ा दिया। सिस्टम की आवाज़ गूंजी, उसे कुछ एक्सपी पॉइंट्स मिले लेकिन आर्यन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसी वक्त बाकी के वॉरगॉड्स हरकत में आए। भीड़ों के झुंड में घुसे हुए भयंकर बाघों की तरह उन्होंने पागलपन से कत्लेआम मचाया। पूरी गर्द घाटी 3 मिनट में शांत हो गई। सब मारे गए। अपने दुश्मनों के प्रति आर्यन कभी दया नहीं दिखाता था। आर्यन ने नील ड्रैगन से कहा, तुम ड्रैगन पूंछ की समाधि को ढूंढो, तब तक मैं इस टेलीपोर्टेशन द्वार को देखता हूँ। टेलीपोर्टेशन द्वार एक विशाल पत्थर का द्वार था जिस पर तरह तरह के भयंकर जीव उकेरे गए थे। उस द्वार के भीतर 7 रंगों की रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी में मानो कोई जादू हो जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। जैसे जैसे आर्यन उसकी ओर बढ़ रहा था उसके दिमाग में एक आवाज़ बार बार गूंज रही थी, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ये प्राचीन वेश्यालयों की तरह था जहाँ वेश्यालय में सजी धजी महिलाएं सड़क पर चलने वालों को बुलाती थीं, हे अंदर आओ, मैं तुझे खुश करूंगी। ये ऐसी ही आवाज़ थी, प्रलोभन से भरी। इसके अलावा जब ये आवाज़ निकली आर्यन की स्पेस रिंग में एम्प्रेस अश्रु अचानक किसी कारण से कांपने लगा। ये बहुत अजीब था, जैसे कि ये द्वार उसके संसार से संबंधित हो। अंदर आओ, अंदर आओ। आर्यन जैसे सम्मोहित हो गया था। वो कदम कदम आगे बढ़ रहा था जैसे कि उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। मास्टर, मास्टर, आर्यन, पांचों ने आर्यन पर चिल्लाया। हातिम ने तुरंत उसे गले लगाया और जोर से चिल्लाया, मास्टर जागो जागो। इसके बावजूद आर्यन का शरीर अभी भी आगे बढ़ रहा था। कदम कदम वह टेलीपोर्टेशन द्वार के सामने पहुंच गया। द्वार के अंदर की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी, अंदर आओ, अंदर आओ। जैसे कि वो भूतग्रस्त हो गया हो। आर्यन की आत्मा पर उसका नियंत्रण खो चुका था। मास्टर, चारों वॉरगॉड्स उसे पुकार रहे थे, रोक रहे थे, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वह पूरी तरह से अपनी इच्छा शक्ति खो चुका था और जितना वह टेलीपोर्टेशन द्वार के करीब पहुंच रहा था उतना ही वह खुद को मुक्त करने में असमर्थ था। ऊर्जा की तारें उसके शरीर से जुड़ रही थीं, उसे पागलपन से टेलीपोर्टेशन द्वार में खींच रही थीं। आर्यन अब द्वार के इतने करीब आ चुका था कि उसकी नाक, उसकी आंखें और आधा शरीर टेलीपोर्टेशन द्वार में प्रवेश कर गया। उसी पल जैसे कि किसी शक्तिशाली ताकत ने उत्तेजित किया हो, पूर्वज रुद्रदेव अचानक से जाग गए। उन्होंने तुरंत ऊर्जा की एक लहर आर्यन की चेतना में छोड़ी। आर्यन को एक जोरदार झटका लगा और वो होश में आ गया। पूर्वज रुद्रदेव ने भारी आवाज में कहा, लड़के हिलने की कोशिश भी मत करना, ये जगह बहुत खतरनाक है। ये ऐसा था जैसे वो 2 आयामों के बीच एक विशेष स्पेस में प्रवेश कर गया हो। स्पेस के नियम लगातार टकरा रहे थे और अगर वो जरा भी लापरवाही करता तो वह राख में बदल जाता। इसके अलावा दूसरी ओर आर्यन ने एक और दुनिया देखी, बैंगनी रोशनी की एक दुनिया। और तेरी तो वो सब किंग है। आर्यन का खून उबलने लगा और उसने कहा, पूर्वज, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं जा सकूं? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, क्या तू पागल है? बाहर निकलने के बारे में छोड़कर तू अंदर जाने की सोच रहा है? कि आर्यन बेवकूफ़ों की तरह हंसा। उसके दिल में खुजली हो रही थी। उसने दूसरी तरफ एक विशेष घाटी को देखा और वो घाटी बैंगनी रोशनी वाले किंगों से भरी थी। ये वाकई बहुत ज्यादा था। आर्यन के लिए यह एक घातक प्रलोभन था। आर्यन ने अपने दिल में उत्साह से कहा, क्या ये डॉकवर्ल्ड है? ये तो बहुत जबरदस्त है। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, लड़के अभी कुछ भी मत सोच वरना तू स्पेस में कहीं खो जाएगा। अब चुपचाप वैसा कर जैसा मैं कहता हूँ। हालांकि आर्यन वहां दौड़कर जाना चाहता था, फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसका दिल दिमाग खाली हो गया और उसकी चेतना शांत हो गई। उसी पल पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति उमड़ी। रुद्रदेव की अतुलनीय शक्तिशाली ताकत ने आर्यन के पूरे शरीर को घेर लिया और एक जोरदार धक्के के साथ वो तुरंत गर्द घाटी में वापस आ गया।
इसके तुरंत बाद पूर्वज रुद्रदेव ने अपनी शक्ति का उपयोग करके टेलीपोर्टेशन द्वार को सील कर दिया। अब उस द्वार को मत देखना। मास्टर, चारों वॉर गॉड्स ने तुरंत उसे घेर लिया। आर्यन ने हाथ हिलाया। मैं ठीक हूँ। पूर्वज रुद्रदेव ने तंज कसा, तू लगभग मरने वाला था। अगर तेरा पूरा शरीर द्वार में प्रवेश कर गया होता तो शायद तू वापस नहीं आ पाता। अगर कोई अनजान शक्ति रुद्रदेव को नहीं जगाती तो आर्यन पहले ही उसमें प्रवेश कर चुका होता। आर्यन ने सिर खुजाया और अपने दिल में पूछा, पूर्वज, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं अंदर जा सकूं? अंदर किंगों का एक समूह है और सभी बैंगनी रोशनी के किंग हैं। अगर वो उन्हें मार दे तो उसे क्या क्या खजाने नहीं मिलते। आर्यन ने इस दृश्य के बारे में सोचा और उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वाकई उन्हें उड़ाना चाहता था। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, तेरा शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। अगर तू अंदर गया तो तुझे आयामी नियमों का प्रवाह कुचल देगा। क्या तू सोचता है कि टेलीपोर्टेशन द्वार में प्रवेश करना इतना आसान है? अगर तुझे प्रवेश करना है तो किसी को रास्ता दिखाने की जरूरत है, वरना तू नियमों के कुचलने से बच नहीं पाएगा। आर्यन तुरंत हंसा और बोला, पूर्वज, आप भी तो डॉक वर्ल्ड से हैं, आपके पास निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा, है ना? कैसा रहे कि आप मुझे अंदर भेज दे, बस एक बार। आर्यन वाकई अंदर जाना चाहता था। वो एक पागल था, एक ऐसा पागल जो किंग के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता। पितृराज शत्रुघ्न और चंद्रनेत्र जैसे लोग तो उनके आगे उसे अब तुच्छ लग रहे थे। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, तू पागल हो गया है, लेकिन मैं नहीं। मैंने अभी साफ साफ बताया था, तेरा शरीर अभी स्पेस नियमों के प्रवाह को सहन नहीं कर सकता। तुझे अभी ड्रैगन पूंछ की समाधि को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए और कुछ मत सोचो। वास्तव में वो आर्यन से भी ज्यादा डॉक वर्ल्ड में प्रवेश करना चाहते थे, क्योंकि डॉक वर्ल्ड उनका संसार था। वो परिचित आभा, वो परिचित शक्ति उसे अतुलनीय रूप से उत्साहित करती थी। हालांकि पूर्वज रुद्रदेव बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो अभी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर वो जल्दबाजी में प्रवेश करता तो वो डॉक वर्ल्ड में खुद को स्थापित नहीं कर पाता। आर्यन की वर्तमान शक्ति अभी भी थोड़ी कम थी। अगर कोई व्यक्ति ऊपरी लोक में जाना चाहता था, उसे सबसे पहले तापकाल से गुजरना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो भले ही वो वहां पहुंच जाए, उनकी शक्ति सीमित हो जाएगी जैसे कि कचरा। इसलिए तापकाल से गुजरना जरूरी था, तभी वो ऊपरी लोक में पूरी तरह से एकीकृत हो पाएगा। आर्यन ने बुदबुदाया, ये बहुत उबाऊ है। तभी उसने कुछ सोचा और पूछा, पूर्वज, आप कह रहे हैं अगर मेरे पास एक शक्तिशाली शरीर होगा तो मैं स्पेस के नियमों के प्रवाह को सहन कर सकता हूं और मैं डॉक वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता हूं? पूर्वज रुद्रदेव ने भी मजबूरी में कहा, हाँ, लेकिन क्या तेरे पास अभी इतना मजबूत शरीर है? तेरा शरीर अभी केवल 5वें लेवल पर है, ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। आर्यन ने कहा, अगर मेरा शरीर इतना मजबूत नहीं होगा तो क्या आप मुझे अंदर नहीं ले जाएंगे? पूर्वज रुद्रदेव ने सोचा कि आर्यन उसे उकसा रहा है तो उन्होंने तुरंत कहा, बिल्कुल। आर्यन ने एक रूठे बच्चे की तरह फिर पूर्वज रुद्रदेव से और बात नहीं की, बल्कि नील ड्रैगन से पूछा, क्या तूने ढूंढ लिया? नील ड्रैगन ने कहा, हाँ, मिल गया। ये टेलीपोर्टेशन द्वार के ठीक सामने है, उस ड्रैगन चिन्ह पर। आर्यन तुरंत बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। उसका दिल उत्साह से भरा था और उसने अपने मन में सोचा, मेरा शरीर सच में अभी स्पेस नियमों के प्रवाह को सहन नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैं ड्रैगन पूंछ को अवशोषित कर लूंगा तब तो मेरा शरीर ड्रैगन एम्परर जितना मजबूत होगा और स्पेस नियमों के प्रवाह को सहन कर सकेगा। हा। ड्रैगन एम्परर ड्रैगन लोक का प्राणी था, जो डॉक वर्ल्ड से भी उच्च स्तर का लोक था, तो उसका शरीर स्वाभाविक रूप से डॉक वर्ल्ड के स्पेस नियमों के प्रवाह को सहन कर सकता था और वह स्वाभाविक रूप से डॉक वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता था। वहां जाने के लिए आर्यन अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। चट्टान की दीवार पर ड्रैगन के चिन्ह को देखते हुए आर्यन ने उस पर अपने खून की एक बूंद टिपकाई। तुरंत ही खून की बूंद सोख ली गई। दीवार पर अनेकों ड्रैगन चिन्ह उभर आए और तेजी से घूमने लगे। इसके तुरंत बाद ड्रैगन सील का द्वार खुल गया। आर्यन ने गहरी आवाज में कहा, हातिम वीरन, तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलो। अरहत मीनराज, तुम दोनों यहाँ पहरा दो। अगर यह ड्रैगन सील बंद हो जाए और हम बाहर ना आए तो तुम दोनों दक्षिण तरंग महाद्वीप चले जाना। ये कहकर आर्यन ने दृढ़ता से एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पीछे हातिम और वीरन भी सतर्कता से चल पड़े। जैसे ही वो ड्रैगन पूंछ की समाधि के सील के पार पहुंचे, उनके सामने एक विशाल हॉल प्रकट हुआ। हॉल की दीवारें और छत प्राचीन जटिल नक्काशी से सजी थीं, जिनमें ड्रैगन योद्धाओं की गौरवशाली कहानियां उकेरी गई थीं। हॉल के बीच में सैकड़ों पथरीली मूर्तियां खड़ी थीं। प्रत्येक मूर्ति एक ड्रैगन योद्धा की थी, जैसे कि किसी प्राचीन जादू ने उन्हें पत्थर में बदल दिया हो। उनकी मुद्राएं जीवंत थीं, मानो वे कभी भी जीवित होकर युद्ध के लिए तैयार हो सकते थे। हॉल के सबसे दूर कोने में ड्रैगन पूंछ की समाधि थी, जो एक चमकदार मंच पर स्थापित थी। समाधि के चारों कोनों में 4 ड्रैगन योद्धा तैर रहे थे। उनके शरीर बाकी ड्रैगन योद्धाओं से अलग थे, वे ड्रैगन और मानव के विचित्र मिश्रण जैसे थे। इसके अलावा उनसे एक अजीब राक्षसी आभा निकल रही थी। वो जैसे राक्षसी ड्रैगन थे, उनकी मौजूदगी हॉल में एक भयानक ऊर्जा भर रही थी। ये प्राणी ड्रैगन पूंछ की समाधि के रक्षक थे और उनकी शक्ति सामान्य ड्रैगन योद्धाओं से कहीं अधिक थी। हातिम और वीरन यह नज़ारा देखकर स्तब्ध रह गए।
हातिम ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, कमबख्त, ये कैसी दुनिया है। वीरेन ने भी हैरानी से सिर हिलाया। उसकी आंखें चारों ओर की मूर्तियों और समाधि पर टिकी थीं। ये पहली बार था जब वे दोनों किसी ड्रैगन समाधि में प्रवेश कर रहे थे और ये दृश्य उनके लिए अविश्वसनीय था। आर्यन, जो पहले ड्रैगन के सिर और शरीर की समाधि में प्रवेश कर चुका था, भी इस स्थान की जंगली और रहस्यमयी ऊर्जा से हैरान था। उसने महसूस किया कि यह जगह पहले की दोनों समाधियों से कहीं अधिक खतरनाक और शक्तिशाली थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर कदम के साथ फर्श से हल्की कंपन उठ रही थी। वीरेन ने सतर्कता से कहा, ध्यान से भाई, ये ड्रैगन योद्धा शायद जीवित हैं। उसकी आवाज में गंभीरता थी क्योंकि वह उन मूर्तियों में बह रही सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस कर सकता था, ऐसी ऊर्जा जो केवल जीवित प्राणियों में ही पाई जाती है। आर्यन ने भी इस खतरे को भांप लिया था। उसने गहरी सांस ली और हॉल के बीचों बीच खड़े होकर दृढ़ स्वर में कहा, चूंकि तुम ड्रैगन पूंछ की समाधि के रक्षक हो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। जागो और मेरे सामने आओ। उसके शब्द हॉल में गूंज उठे। जैसे ही उसने ये कहा, फर्श से एक चमकदार रोशनी निकली और ड्रैगन पूंछ की समाधि से एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। ये प्रकाश इतना तेज था कि हॉल का हर कोना जगमगा उठा, मानो पूरी जगह जीवंत हो गई हो। एक के बाद एक पथरीली मूर्तियां कांपने लगीं। उनके शरीर से पत्थर की परतें छिलने लगीं और उनके नीचे चमकदार ड्रैगन स्केल प्रकट होने लगे। प्रत्येक योद्धा की आंखों में एक लाल चमक जाग उठी और उनकी आभा ने हॉल को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। हातिम और वीरेन तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे आर्यन के बाएं और दाएं खड़े हो गए। उनकी नजरें सामने के ड्रैगन योद्धाओं पर टिकी थीं। ड्रैगन योद्धाओं के कदमों से फर्श हिल रहा था और उनकी सामूहिक नजरें आर्यन पर केंद्रित थीं। आर्यन ने बिना डरे गर्जन भरी आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ड्रैगन एम्परर का पुनर्जन्म हूँ, तुम्हारा मास्टर। समझदारी से काम लो और मेरे सामने झुको, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके शब्दों ने हॉल में तनाव और बढ़ा दिया। तभी एक ड्रैगन योद्धा आगे बढ़ा। उसका शरीर विशाल था और उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा हवा को भारी बना रही थी। उसने एक घातक हमला किया जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर आर्यन की ओर बढ़ी। उसी पल हातिम का शरीर हिला। उसकी पीठ पर बंधा ताबूत अचानक खुल गया और वो आर्यन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें क्रोध और दृढ़ता से चमक रही थीं। वो गर्जा, ड्रैगन गॉड कवच। ताबूत से एक गूंजती आवाज निकली और एक नीला चमकदार कवच हातिम के शरीर को ढकने के लिए उड़कर बाहर आया। कवच के साथ एक विशाल हथौड़ा उसके हाथ में प्रकट हुआ जिसके चारों ओर बिजली की लपटें नाच रही थीं। हातिम का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। वो अब एक इंसान नहीं बल्कि स्वयं ड्रैगन गॉड का अवतार लग रहा था। हातिम ने अपने विशाल हथौड़े को लहराया और उस ड्रैगन योद्धा को घूरते हुए चिल्लाया, तू मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? नीचे गिर। एक जोरदार हमले के साथ हथौड़े ने ड्रैगन योद्धा को उड़ा दिया। वो भारी शरीर घुटनों के बल जमीन पर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। ये हमला इतना तेज और शक्तिशाली था कि हॉल में मौजूद सभी योद्धा एक पल के लिए ठिठक गए। आर्यन ने आश्चर्य से कहा, क्या कमाल की ताकत है हातिम। वीरेन भी हैरान था। हातिम, क्या तू बहुत उग्र नहीं हो रहा? क्या ये वो शक्ति है जो मास्टर ने तुझे दी? हातिम ने भोलेपन से हंसते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है, ये तो बस ड्रैगन गॉड कवच का बुनियादी एकीकरण है। ड्रैगन गॉड ने कहा था कि अगर मैं अपनी खून की शक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर लूँ तो मैं खुद एक गॉड बन सकता हूँ। वीरेन ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा अब तू हमें जीने भी देगा या नहीं? तभी आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, एक ड्रैगन योद्धा को मारने पर तुम्हें 1,00,000 XP पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। आर्यन के होठों पर एक मुस्कान उभरी। उसने अपनी ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को मजबूती से पकड़ा और कहा, इन सबको मार डालो। ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड हवा में चमकी और उसकी काली लपटें पूरे हॉल में फैल गईं। पूरा स्थान कांप उठा। समाधि के 4 कोनों में मौजूद राक्षसी ड्रैगन धीरे धीरे अपने पथरीले आवरण से मुक्त होने लगे। उनकी राक्षसी ज्वालाएं और तेज हो गईं और उनकी मौजूदगी ने हॉल को और भी भयावह बना दिया। हातिम बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। उसका विशाल हथौड़ा बेतहाशा लहरा रहा था। वो एक अजेय योद्धा की तरह लड़ रहा था जो हर हमले के साथ ड्रैगन योद्धाओं को ध्वस्त कर रहा था। वीरेन हवा में उड़ रहा था, अपनी काल शक्ति के कोहरे से दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर रहा था। जैसे ही उसका कोहरा गिरता, एक बार में कई ड्रैगन योद्धा पिघल कर गिर जाते। वहीं आर्यन की ड्रैगन स्लेयर ब्लेड की शक्ति ड्रैगन योद्धाओं के खिलाफ 500% अधिक प्रभावी थी। हर हमले के साथ एक योद्धा गिर जाता। बधाई हो आर्यन, एक ड्रैगन योद्धा को मारने पर तुम्हें 1,00,000 XP पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, एक ड्रैगन योद्धा को मारने पर तुम्हें 1,00,000 XP पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। सिस्टम की आवाज पागलपन से बज रही थी। आर्यन के XP पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। लेवल बढ़ाने के लिए अब उसे 1 अरब से ज्यादा XP पॉइंट्स की जरूरत थी और 1000 ड्रैगन योद्धा उसे एक बार में 1 अरब XP पॉइंट्स दे सकते थे। लगभग 1 घंटे बाद समाधि के विशाल हॉल में 800 से अधिक ड्रैगन योद्धा मारे जा चुके थे। उनके शरीर बिखर कर धूल में मिल गए थे।
अब केवल 4 राक्षसी ड्रैगन बचे थे जो समाधि के 4 कोनों में खड़े थे। उनकी राक्षसी ज्वालाएं अब और भी प्रचंड हो चुकी थीं, हवा में एक गहरी भयावह ऊर्जा फैल रही थी। अगले ही पल उनके पथरीले आवरण पूरी तरह से उतर गए और उनकी असली शक्ति प्रकट हुई। उनमें से हर ड्रैगन का रंग और आभा उनकी शक्तियों को दर्शा रही थी। लाल, काला, महरूम और सिल्वर। लाल राक्षसी ड्रैगन जिसके स्केल्स आग की तरह चमक रहे थे ने एक गहरी गूंजती हंसी हंसी। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थीं और उसने गर्जना भरे स्वर में कहा, लड़के, तूने इन सभी ड्रैगन योद्धाओं को मार डाला। मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ, शायद हम तेरी जान बख्श दें। काले राक्षसी ड्रैगन जिसके स्केल्स रात की तरह गहरे और रहस्यमयी थे ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, इस लड़के में वाकई कुछ बात है। उसके साथी भी कम नहीं हैं। इतने सारे ड्रैगन योद्धाओं को मारना कोई साधारण काम नहीं। महरूम रंग का राक्षसी ड्रैगन जिसके स्केल्स गोधूली की तरह चमक रहे थे ने उन्हें याद दिलाया, बड़े भाई, क्या तुमने सुना नहीं? उसने दावा किया कि वह ड्रैगन एम्परर का पुनर्जन्म है। ड्रैगन एम्परर का पुनर्जन्म शब्द सुनते ही चारों राक्षसी ड्रैगनों की आंखें सिकुड़ गईं। तभी सिल्वर राक्षसी ड्रैगन जिसके स्केल्स चांदनी की तरह चमक रहे थे अचानक हिला। वो बिजली की गति से एक पल में आर्यन के सामने आ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि हातिम और वीरन को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। सिल्वर राक्षसी ड्रैगन ने ऊपर से नीचे तक आर्यन को घूरा। उसकी आंखें क्रोध और जिज्ञासा से चमक रही थीं। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तू सच में ड्रैगन एम्परर का पुनर्जन्म है? आर्यन के होंठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। उसने अपनी आंखें हल्के से उठाईं और शांत स्वर में कहा, नहीं। सिल्वर राक्षसी ड्रैगन जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी पूरी होने से पहले ही आर्यन ने घमंड भरे लहजे में कहा, मुझे ड्रैगन एम्परर के पुनर्जन्म की परवाह नहीं। मैं हूँ एक ऐसा अस्तित्व जो हर चीज से ऊपर है, और मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। ये कहते ही आर्यन की ब्लेड हिली। ब्लेड पर काली लपटें उमड़ पड़ी और उसने एक खतरनाक वार किया, डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश। सिल्वर राक्षसी ड्रैगन क्रोधित हो उठा। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इस तरह की शक्ति के साथ तू हर चीज से ऊपर है, क्या मजाक है? हवा में एक झटके के साथ सिल्वर राक्षसी ड्रैगन के हाथ में एक विशाल तलवार प्रकट हुई और उसने आर्यन के डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश को अपनी तलवार से आसानी से रोक लिया। दोनों शक्तियों के टकराव से हॉल में एक तेज धमाका हुआ और ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं। आर्यन ने अपनी बाह में एक तेज सुन्नता महसूस की, मानो उसकी पूरी बाह उखड़ने वाली हो। सिल्वर ड्रैगन की शक्ति वास्तव में अतुलनीय थी। ये चारों ड्रैगन कोई साधारण ड्रैगन नहीं थे। ये प्राचीन ड्रैगन थे जो कभी राक्षसी पथ पर भटक गए थे। उनके दिल राक्षसी इच्छाशक्ति से भ्रष्ट हो चुके थे और उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि ड्रैगन एम्परर तक को उन्हें यहाँ सील करना पड़ा। 60 लाख तक कैद में रहने के बाद उनका गुस्सा और आक्रोश एक ज्वालामुखी की तरह सुलगता रहा जो अब फटने को तैयार था। लड़के, मेरे सामने अहंकार करने का यही नतीजा होता है, सिल्वर ड्रैगन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उसकी नजरें आर्यन को एक तुच्छ कीड़े की तरह देख रही थीं। 60 लाख वर्षों का आक्रोश उसके भीतर जल रहा था जो उसे और भयानक बना रहा था। बाकी तीनों राक्षसी ड्रैगन भी धीरे धीरे आगे बढ़े और चारों ने आर्यन, हातिम और वीरन को घेर लिया। उनकी संयुक्त आभा इतनी भारी थी कि हॉल की हवा बोझिल हो गई थी। आर्यन ने पीछे हटते हुए चारों ड्रैगनों को देखा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी और उसने ठंडे स्वर में सिल्वर ड्रैगन से कहा, तू मेरे सामने घमंड दिखा रहा है? सिल्वर ड्रैगन ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी, तू एक चींटी है लड़के। अगर मैं चाहूं कि तू जिए तू जिएगा, अगर मैं चाहूं कि तू मरे तू मरेगा। तेरी तो। हातिम का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपने ड्रैगन गॉड हथौड़े को और मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ने को तैयार हुआ। मेरे मास्टर के सामने अहंकार, मैं तुझे अभी कुचल दूंगा। हातिम रुक, आर्यन ने तेज आवाज में चिल्लाया। हातिम तुरंत रुक गया। उसने सिर खुजाया और बोला, मास्टर, ये बहुत अहंकारी है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस 1 मिनट दे, मैं इसे मार डालूंगा। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। 1 मिनट, आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। उसने चारों राक्षसी ड्रैगनों की ओर देखा जो अब भी उसे घेरे हुए थे। तुम चारों बहुत शक्तिशाली हो, है ना? लाल राक्षसी ड्रैगन ने गर्जना की, शक्तिशाली? ये शब्द हमारी ताकत का वर्णन करने के लिए काफी नहीं है। इस संसार में हम ही राजा हैं। और इतना अहंकार, आर्यन ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि संसार का असली राजा कैसा होता है। उसके शब्दों के साथ ही आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और कहा, डार्क ड्रैगन बाहर आओ, नील ड्रैगन बाहर आओ, समुद्री ड्रैगन, पॉइजन ड्रैगन। एक के बाद एक 46 ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकले। प्रत्येक ड्रैगन की आभा इतनी प्रबल थी कि हॉल की दीवारें कांपने लगीं। सभी 46 ड्रैगनों ने एक स्वर में गर्जना की, मास्टर। चारों राक्षसी ड्रैगन हक्के बक्के रह गए। सिल्वर ड्रैगन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये कैसे संभव है?
उसने बड़बड़ाते हुए कहा। लाल ड्रैगन ने गुस्से में गर्जना की, तूने कहा था कि तू ड्रैगन एम्परर का पुनर्जन्म नहीं है, फिर तू इन ड्रैगनों को कैसे जगा सकता है? तू झूठा है। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। मैंने कहा था मुझे ड्रैगन एम्परर के पुनर्जन्म की परवाह नहीं। मैं हूँ, और अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। उसने अपनी हथेली हल्के से हिलाए और आदेश दिया, मारो, इन्हें कुचल डालो। सभी 46 ड्रैगन एक साथ हरकत में आए। डार्क ड्रैगन ने अपनी पूंछ लहराई, जिससे एक काली ऊर्जा लहर ने महरूम ड्रैगन को उड़ा दिया। नील ड्रैगन ने अपनी सांस से एक बर्फीली धुंध छोड़ी, जिसने काले ड्रैगन को जकड़ लिया। समुद्री ड्रैगन ने एक विशाल जल तरंग उत्पन्न की, जो लाल ड्रैगन को पीछे धकेल रही थी। आह, रुक जाओ, लाल राक्षसी ड्रैगन ने चीखते हुए कहा। मैं गलत था, तू ही राजा है। आह, महरूम ड्रैगन की दर्द भरी चीख हॉल में गूंजी। बस आधे मिनट में सिल्वर राक्षसी ड्रैगन को कुचल दिया गया। उसका विशाल शरीर फर्श पर धराशायी हो गया और उसकी राक्षसी ज्वालाएं धीरे धीरे बुझ गईं। बधाई हो आर्यन, सिल्वर राक्षसी ड्रैगन को मारने पर तुम्हें 50 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 1 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें इग्नोर ड्रैगन का खूनी सार्प मिला है। बधाई हो आर्यन, 18 स्तरीय नरक का चौथा स्तर खुल गया है और सिल्वर ड्रैगन को उसमें भेज दिया गया है। एक के बाद एक बाकी 3 राक्षसी ड्रैगन, लाल, काला और महरूम, भी आर्यन के ड्रैगनों के हमलों के सामने ढह गए। प्रत्येक के पतन के साथ सिस्टम की आवाज गूंजती रही। बधाई हो आर्यन, लाल राक्षसी ड्रैगन को मारने पर तुम्हें 50 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 1 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें इग्नोर ड्रैगन का खूनी सार्प मिला है। बधाई हो आर्यन, 18 स्तरीय नरक का 5वां स्तर खुल गया है और लाल ड्रैगन को उसमें भेज दिया गया है। केवल कुछ मिनटों में चारों राक्षसी ड्रैगन पराजित होकर 18 स्तरीय नरक के चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें स्तरों में कैद हो गए। जैसे ही उन्होंने नरक में प्रवेश किया, उन्हें एहसास हुआ कि वो अभी मरे नहीं हैं। जब उन्हें पता चला कि आर्यन इस नरक का मालिक है, उनके दिल कांप गए। चारों एक घुटने पर झुक गए और एक स्वर में बोले, मास्टर। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, अब चुपचाप साधना करो, जब तुम्हारा वक्त आएगा मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगा। उस पल में आर्यन ने इग्नोर ड्रैगन के खूनी सार को देखा, जो 4 चमकती खून की बूंदों की तरह हवा में तैर रहा था। उसका दिल खुशी से धड़क उठा। ये ड्रैगन क्षेत्र का दिल खोलने वाली तीसरी वस्तु थी। हफ, आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, एकीकृत करो। चारों खून की बूंदें एक साथ मिलने लगी और हॉल में एक रोशनी फैल गई। लेकिन कुछ सेकंड बाद सिस्टम सूचना, एकीकरण विफल, खून अपर्याप्त। हयू, आर्यन चौंक गया। 4 बूंदे और फिर भी अपर्याप्त। क्या अभी और चाहिए? कमबख्त, वो बड़बड़ाया। अब मैं और इग्नोर ड्रैगन का खूनी सार कहां से ढूंढूं? ड्रैगन क्षेत्र का दिल एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। इसके बिना वो ड्रैगन क्षेत्र को पूरी तरह से खोल नहीं सकता था। पर इग्नोर ड्रैगन, वो उन्हें कहां ढूंढेगा? उसने 18 स्तरीय नरक में सिल्वर राक्षसी ड्रैगन की ओर देखा और पूछा, इग्नोर ड्रैगन का खूनी सार कहां मिलेगा? सिल्वर ड्रैगन ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर, हम चारों के पास इग्नोर ड्रैगन की ब्लड लाइन है, लेकिन हम में से कोई भी शुद्ध नहीं है। हमारी ब्लड लाइन राक्षसी शक्ति से भ्रष्ट हो चुकी है। तुम चारों के अलावा क्या कोई और ड्रैगन है जिसके पास ये ब्लड लाइन हो? आर्यन ने अधीरता से पूछा। लाल ड्रैगन ने सिर हिलाया। नहीं मास्टर, ऐसी ब्लड लाइन वाले ड्रैगन बहुत कम हैं। वे आसानी से राक्षसी पथ पर भटक जाते हैं। जब ड्रैगन लोक से धरती पर आए तो केवल हम चारों के पास ये ब्लड लाइन थी। महरूम ड्रैगन ने धीरे से कहा, हाँ, एक और था, लेकिन वो मर चुका है। कमबख्त, आर्यन का दिल बैठ गया। तो क्या मैं ड्रैगन क्षेत्र का दिल नहीं खोल सकता? तभी उसके दिमाग में एक परिचित चेहरा उभरा। अरे, मैं कैसे भूल सकता हूँ दादाजी, वो बड़बड़ाया। उनके अंदर भी शायद इग्नोर ड्रैगन का खून है। कुछ वर्षों पहले उसके दादाजी ने भी अपनी ब्लड लाइन को सक्रिय कर लिया था और एक ड्रैगन में विकसित हो गए थे। क्या उनके शरीर में इग्नोर ड्रैगन का शुद्ध खून हो सकता था? यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद की। उसे लगा कि ड्रैगनों और सिंह परिवार के बीच का रहस्य अब जल्द ही सुलझने वाला था। उसे तुरंत दक्षिण तरंग महाद्वीप लौटना होगा। इसके बाद आर्यन धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ा, पर जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, उसकी चेतना में ड्रैगन सिर और शरीर कांपने लगे। जब तक कुछ अप्रत्याशित ना हो, ड्रैगन पूंछ के साथ एक होने के बाद आर्यन ड्रैगन एम्परर के शरीर की शक्ति पा सकता था। रही बात पंजों की, वो तो ड्रैगन क्षेत्र में ही मिलेंगे। ड्रैगन एम्परर ने मूल रूप से आर्यन के शरीर में पुनर्जन्म लेने के बारे में सोचा था। हालांकि उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि यह आर्यन वो आर्यन नहीं था जिसकी भविष्यवाणी उसने की थी। न केवल वो उस पर कब्जा करने में विफल रहा, बल्कि वो खुद आर्यन का हिस्सा बन गया। इस दौरान आर्यन लगातार ड्रैगन एम्परर की चेतना को दबा रहा था। भले ही आर्यन इसका उपयोग करता, वो अभी भी उसकी असली शक्तियों को नहीं निकाल पाता था। लेकिन अब जब वो ड्रैगन पूंछ के साथ एक होने जा रहा था, अगर वो सफल हो गया तो उसके अपने शरीर पर ड्रैगन एम्परर की चेतना का नियंत्रण और भी कम हो जाएगा।
सफेद समाधि को खोलते हुए एक विशाल जीवन ड्रैगन पूंछ अंदर रखी थी। आर्यन ने जल्दबाजी में इसके साथ एक होने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह अपनी चेतना में ड्रैगन सिर के पास गया और बोला, ड्रैगन एम्परर, क्या तू अभी भी विरोध करना चाहता है? ड्रैगन सिर ने गुस्से में हुंकार भरी, आर्यन तेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा है, सब मेरा है। ओह, आर्यन ने तंज कसा, चूंकि यह तेरा है तो सब कुछ ले ले, देखते हैं कि वो तेरी बात मानते हैं या नहीं। ड्रैगन पूंछ के साथ एक होना बहुत जरूरी था। इस पल में आर्यन कोई गलती नहीं कर सकता था। इस समय सबसे अच्छा तरीका था अपने शरीर में छिपी ड्रैगन सिर की चेतना पर कठोर हमला करना। आर्यन के होठ हल्की सी मुस्कान में मुड़े और सभी 46 ड्रैगनों से चिल्लाकर पूछा, तुम्हारा मास्टर कौन है? तुरंत बाद सबने एक स्वर में कहा, तुम। आर्यन ने पूछा, मेरा नाम क्या है? सभी ड्रैगनों ने फिर से चिल्लाया, आर्यन। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तो ड्रैगन एम्परर, तुमने ये सुना, तेरा वक्त बीत चुका है, अब मेरा वक्त है, तू पहले ही हार चुका है। ड्रैगन एम्परर असहमत था और बोला, आर्यन अहंकार मत कर, तो क्या अगर तू ड्रैगनों का सम्राट बन गया, क्या तू ड्रैगनों को विपत्ति से बचा सकता है? तू भी मेरी तरह मरेगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, यही मेरे और तेरे बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मुझे विपत्ति से छिपने की क्या जरूरत? विपत्ति आ रही है, मैं उसे कुचल दूंगा। मैं मुंह छिपाकर मुसीबतों से नहीं डरता, बल्कि निडर बनकर मुसीबतों को कुचलता हूँ। ये सुनकर ड्रैगन एम्परर का दिल कांप गया। उसी समय आर्यन ने अचानक ड्रैगन पूंछ को पकड़ लिया और तुरंत कहा, अवशोषित करो। ड्रैगन पूंछ से भयंकर शक्तियां फट पड़ी और बिजली की तेजी आर्यन के शरीर में समाने लगी। तुरंत आर्यन पैरों को मोड़कर आसन मुद्रा में बैठ गया, अपनी कर्सर ब्लडलाइन सक्रिय की और पागलपन से शक्तियों को सोखने लगा। पहले वो ड्रैगनों पर निर्भर था जो उसे शक्तियां निगलने में मदद करते थे। हालांकि अब जब उसके पास कर्सर ब्लडलाइन थी, उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी। वो पूरी तरह से अपने आप ड्रैगन पूंछ की शक्ति को निगल सकता था। शक्ति की धाराएं उसके शरीर में और उसकी चेतना के सागर में बहने लगीं। लेकिन इस तरह आर्यन को अपनी शक्तियां चुराते देख ड्रैगन एम्परर लगातार गर्जना कर रहा था, मेरी शक्तियां, मेरी शक्ति, ये मेरी शक्ति है। हालांकि उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। इस वक्त वो एक भौंकते कुत्ते से कम नहीं लग रहा था। 3 घंटे ऐसे ही बीत गए और फिर अचानक से सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुम सफलतापूर्वक ड्रैगन एम्परर की पूंछ के साथ एक हो गए हो। इसके बाद आर्यन ने अपनी चेतना में ड्रैगन सिर, ड्रैगन शरीर और ड्रैगन पूंछ तीनों हिस्सों को देखा और धीरे से कहा, ड्रैगन एम्परर के शरीर का एकीकरण करो। तुरंत बाद उसकी चेतना के सागर में एक अदृश्य शक्ति उमड़ी। सबसे पहले ड्रैगन सिर हिला और हल्की गूंजती सरसराहट के साथ ड्रैगन शरीर के साथ जुड़ गया। फिर पूंछ आए और जुड़ गई। इस प्रक्रिया को पूरे होने में बस 3 सेकंड लगे। बधाई हो आर्यन, ड्रैगन एम्परर के शरीर का एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इनाम स्वरूप तुम्हें 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुमने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर 7वें लेवल का अनंतवीर। आर्यन ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद की और ऐसी शक्ति फूटी मानो कोई धमाका हुआ हो। इस वक्त उसके शरीर के रोम रोम में ड्रैगन शक्ति बह रही थी। उसे ऐसा लग रहा जैसे उसका शरीर एक सामान्य ड्रैगन से कई गुना मजबूत हो चुका था। बधाई हो आर्यन, तुम्हारी सीक्रेट बॉडी अब ड्रैगन बॉडी में बदल चुकी है और सीधे 10 लेवल पार कर लिए है। ड्रैगन बॉडी लेवल 10। विवरण: ड्रैगन बॉडी के साथ तुम स्पेस नियमों की शक्ति के प्रवाह को सहन कर सकते हो, यहाँ तक कि ब्रह्मवीर के हमले को भी आसानी से सहन कर सकते हो। ड्रैगन बॉडी पूरी तरह अविनाशी है। विवरण को देखते हुए आर्यन फूल की तरह हंसा, हा। पूर्वज, क्या आपने महसूस किया? मेरा शरीर अब ड्रैगन शरीर में बदल चुका है। क्या मैं अब डॉक वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता हूँ? ड्रैगन बॉडी के साथ उसका शरीर बेहद शक्तिशाली हो चुका था, यहाँ तक कि छोटे मोटे हमले तो उसे खरोंच भी नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन आर्यन को इस बात की खुशी नहीं थी, बल्कि वो इसलिए खुश था क्योंकि वह अब स्पेस नियमों के प्रवाह को सहन कर सकता था और डॉक वर्ल्ड में जा सकता था, वहां बैंगनी रोशनी वाले किंग से लड़ सकता था। यही कारण था कि आर्यन खुश था। पूर्वज रुद्रदेव थोड़ा हक्का बक्का थे। ठीक कहें तो वो पूरी तरह से हतप्रभ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने कम वक्त में अपने शरीर को इतना मजबूत कर लेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अब उसके पास दुनिया के सबसे मजबूत शरीरों में से एक था। यहाँ तक कि पूर्वज रुद्रदेव भी थोड़ा जलन महसूस करने लगे। इतना मजबूत शरीर डार्क वर्ल्ड में भी शायद ही किसी के पास होगा, क्योंकि यह स्वयं ड्रैगन एम्परर का शरीर था जो डार्क वर्ल्ड से भी उच्च स्तरीय लोक से था। उस जैसा शरीर पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र था। अब जब आर्यन का शरीर ड्रैगन एम्परर के शरीर जितना शक्तिशाली हो चुका था तो डार्क वर्ल्ड छोड़ो, उससे भी ऊपरी लोक के स्पेस नियमों के पार जाना कोई मुश्किल की बात नहीं थी। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, लड़के, मैंने तुझसे वादा किया था कि जब तेरे पास एक मजबूत शरीर होगा मैं तुझे डॉक वर्ल्ड में ले जाऊंगा, लेकिन तुझे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। एक बार अंदर जाने के बाद शायद तू वापस ना आ सके। तू वहां मर भी सकता है। पूर्वज रुद्रदेव मजाक नहीं कर रहे थे।
स्पेस नियमों के पार जाना एक बात थी, लेकिन डार्क वर्ल्ड में जीवित रहना अलग बात थी। आर्यन ने जिन बैंगनी किंग्स को देखा वो तो बस वहां के सामान्य बीस्ट थे। वहां जाना मृत्यु को न्योता देना था। आर्यन ने कहा, पूर्वज मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी जोखिम उठाना होगा। आप अच्छे से जानते हैं कितने लोगों की नज़र मुझ पर है, कितने लोग ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजानों पर नज़र रख रहे हैं। अगर मैं और मजबूत नहीं बना, अगर मैं इतना मजबूत नहीं बन सका कि धरती के हर जीव को कुचल दूं, तो मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। सिंह परिवार नष्ट हो जाएगा और मेरे सभी साथी मारे जाएंगे। मैं यह नहीं देखना चाहता। पूर्वज मुझे अंदर ले चलो, मैं जरूर वापस आऊंगा। एक ब्रह्मवीर की एचपी अरबों में थी। भले ही शत्रुघ्न स्थिर खड़ा रहे और उसे हमला करने दे, फिर भी उसे मारने में कई घंटे लगते और वह अपनी सारी ऊर्जा भी खत्म कर देता। हालांकि शत्रुघ्न तो केवल एक था, आर्यन को तो अभी इस बात की भनक भी नहीं थी कि पितृराज ने उस जैसे 20 ब्रह्मवीर इकट्ठा कर लिए थे और वह खुद चंद्रनेत्र के साथ किसी निश्चित विधि द्वारा शक्तियां बढ़ा रहा था। आर्यन के पास उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं था। उसे और भी मजबूत शक्ति प्राप्त करनी थी, ऐसी शक्ति जो धरती की शक्तियों से परे हो, और ये वो डार्क वर्ल्ड में जाकर ही पा सकता था। पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीरता से कहा, लड़के मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या तुमने सोच लिया? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय वो सीधे समाधि हॉल से बाहर निकल गया। तभी उसने हल्का सा सिर घुमाया और चारों वॉर गॉड्स को अपने पीछे आते देख धीमे स्वर में कहा, मैं कुछ समय के लिए डार्क वर्ल्ड जा रहा हूँ, तो तुम लोग यहीं रुको। मास्टर तू जहाँ जाएगा हम वहाँ जाएंगे। इस बार हम तुझे किसी भी हाल में पीछे नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बड़े भाई, हम पहले भी टेलीपोर्टेशन द्वार के दूसरी ओर गए हैं, तो हमें भी साथ ले चलो। हाँ, अगर तू हमें साथ नहीं ले जाएगा तो हम खुद चले जाएंगे। चारों वॉर गॉड्स ने दृढ़ता से कहा। वो अब कतई भी आर्यन से बिछड़ना नहीं चाहते थे। आर्यन ढोंगी नहीं था, वो चारों वॉर गॉड्स की ताकत के बारे में स्पष्ट था और बोला, ठीक है तो फिर हम सब एक साथ चलते हैं। इनाया ने तुरंत कहा, और मेरा क्या? मैं क्या करूं? तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आर्यन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक हल्की कोमलता थी। तुम यहीं रुको और हमारा इंतजार करो। अंबर कुल भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन मुझे डर है कि उनकी कुछ ताकतें अभी भी बची हो सकती हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। ये कहते हुए वो इनाया के करीब आया। उसने इनाया को बोलने का मौका दिए बिना उसके होठों को धीरे से अपने होठों से बंद कर दिया और फिर कोमल स्वर में कहा, अच्छी बनो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इनाया के गाल लाल हो गए और वह एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मुस्कुराने लगी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे जितना वक्त लगे। आर्यन ने उसे एक आखिरी बार देखा, फिर अपने दिल को शांत किया और बड़े बड़े कदमों के साथ टेलीपोर्टेशन द्वार की ओर बढ़ा। चारों वॉर गॉड्स उसके पीछे पीछे चल पड़े, उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। वास्तव में आर्यन के शरीर में अभी भी एक और वॉर गॉड छिपा था, लुरेज वॉर गॉड। वो पहले ही संघनन पूरा कर चुका था, मगर आर्यन ने उसे मुक्त नहीं किया था। लुरेज वॉर गॉड की शक्ति में कुछ असामान्य था, कुछ ऐसा जो आर्यन को सतर्क कर रहा था। इसलिए उसने अभी तक उसे बाहर निकालने का जोखिम नहीं उठाया। जैसे ही आर्यन ने टेलीपोर्टेशन द्वार में कदम रखा, पूर्वज रुद्रदेव की गहरी आवाज गूंजी, आर्यन अपने दिल और दिमाग पर काबू रखना और शांत रहना। चाहे कोई भी भ्रम प्रकट हो, चाहे कुछ भी हो, घबराना मत। आर्यन ने अपने दिल में कहा, ठीक है। उसके बाद आर्यन ने चारों वॉर गॉड से कहा, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं जहां जाऊं तुम वहां चलो, एक भी गलत कदम मत उठाना, समझे? चारों वॉर गॉड्स ने एक स्वर में कहा, समझ गए। यह कोई मजाक का खेल नहीं था। टेलीपोर्टेशन द्वार दो स्पेस के बीच का जोड़ बिंदु था, सबसे खतरनाक जगह। यहाँ एक छोटी सी चूक भी उन्हें स्पेस नियमों के घातक प्रवाह में खो सकती थी। हालांकि द्वार के भीतर जरूर कोई सुरक्षित रास्ता होना चाहिए था, वरना अंबर कुल के विकसित लोग भी इसका उपयोग ना कर पाते। अब पूर्वज रुद्रदेव का काम था उस सही और सुरक्षित रास्ते को ढूंढना। सामने एक विशेष घाटी में बैंगनी रोशनी चमक रही थी। वो बैंगनी रोशनी वाले किंग थे, जिन्हें देखकर आर्यन का खून उबलने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, बस इंतजार करो, मैं तुम सबको मारने आ रहा हूँ। वो आ गया। पूर्वज रुद्रदेव ने चिल्लाया, नियमों का टकराव आ रहा है, लड़के इसे सहन करो। आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत अपनी ड्रैगन शक्ति को पूर्ण रूप से सक्रिय किया। उसकी त्वचा तेजी से काली पड़ गई, मानो उसने ड्रैगन की खाल का कवच पहन लिया हो। नियमों की सुनहरी रोशनी की एक भयानक लहर भारी रूप से उसके शरीर पर टकराए। आर्यन हल्का सा पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन उसके ड्रैगन शरीर ने उस घातक लहर को झेल लिया। जबरदस्त, पूर्वज रुद्रदेव ने आश्चर्य से कहा। वह शुरू में चिंतित थे, क्योंकि ये स्पेस नियमों का प्रवाह था। एक ऐसा हमला जो सामान्य योद्धाओं को पल में चकनाचूर कर सकता था, लेकिन आर्यन का इससे बाल भी बांका नहीं हुआ। आर्यन भी बहुत उत्साहित था और बोला, पूर्वज मेरा शरीर काफी मजबूत है ना? रुद्रदेव ने उसका उत्साह ठंडा करते हुए कहा, जल्दी खुश मत हो, ये तो सिर्फ धरती का नियम प्रवाह था। जब तुझे डॉक वर्ल्ड के नियमों का प्रवाह मिलेगा, तब देखते हैं कि तू इसे सहन कर पाता है या नहीं। हालांकि आर्यन ने ड्रैगन शरीर पा लिया था, लेकिन यह अभी 10वें लेवल पर था, यानी अपने शुरुआती चरणों में था।
इसे अभी भी पूरी तरह से अजेय नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब इसका सामना दूसरी ओर डार्क वर्ल्ड के खतरनाक प्राणियों से होगा। भले ही मान लें कि ये अजेय हो सकता है, लेकिन डार्क वर्ल्ड में शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं थी। वहाँ बाहरी और अंदरूनी दोनों शक्तियों की आवश्यकता थी। चाहे कितना भी मजबूत शारीरिक शरीर हो, एक गलत कदम आत्मा और चेतना को ढहा सकता था। आर्यन ने हंसते हुए कहा, डार्क वर्ल्ड आपका इलाका है तो आप मुझे ऐसे ही थोड़ी मरने देंगे, है ना? पूर्वज रुद्रदेव ने तिरस्कार पूर्वक हंसा और बोला, मैं कितने सालों से डार्क वर्ल्ड नहीं गया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब का डार्क वर्ल्ड कैसा है। आर्यन धीरे धीरे स्पेस की दरार में आगे बढ़ रहा था और सामने के विशेष स्पेस के और करीब जाता जा रहा था। वे बैंगनी रोशनी वाले किंग ठीक सामने थे और आर्यन और ज्यादा उत्साहित हो रहा था। अगर मैं इन सबको मार दूं तो मैं निश्चित रूप से स्वर्ग तक उड़ जाऊंगा, हा हा हा। लड़के ध्यान से, हम सीमा बिंदु पर हैं, पूर्वज रुद्रदेव ने उसे याद दिलाया। आर्यन ने पूछा, सीमा बिंदु क्या है? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, ये दो स्पेसों के बीच जोड़ का केंद्र है। केवल 1 इंच बढ़ने पर तू डार्क वर्ल्ड में पहुंच जाएगा, लेकिन तूने थोड़ी सी भी चूक की, तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएगा। ये सबसे खतरनाक जगह है। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, आपके साथ मुझे कोई डर नहीं। उसके आसपास कुछ भी नहीं था, लगातार चमकती हुई रोशनी की धाराओं के अलावा उसे और कुछ नहीं दिख रहा था। ये जैसे वो एक स्पेस टनल में था। तभी अचानक हवा में एक जोरदार धमाका गूंजा। पूर्वज रुद्रदेव का दिल धक से रह गया और उन्होंने चिल्लाकर चेतावनी दी, आर्यन बचो, डोमेन बीस्ट। आर्यन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक डोमेन बीस्ट बाहर निकला। उसने अपना खूनी मुंह खोला और सीधे आर्यन को निगलने की कोशिश की। उसका विशाल मुंह एक खतरनाक शक्ति लिए हुए था। ड्रेको। आर्यन के हाथ में ड्रैगन लांस चमका और उसने तुरंत गर्जना की अग्नि फुंकार। पूरा ड्रैगन लांस आग की खतरनाक लपटों से घिर गया और जिस पर डोमेन बीस्ट का मुंह आर्यन को निगलने से कुछ इंच दूर था, उसी समय ड्रैगन लांस की नोक से एक भयंकर आग की लहर निकली और डोमेन बीस्ट के मुंह को चीरती चली गई। डोमेन बीस्ट एक ऐसा जीव था जो स्पेस को खा सकता था, आयामों को निगल सकता था। आर्यन ने इसे पहले भी त्रागन साम्राज्य और योग क्षेत्र जैसे स्पेसों को सफाचट करते देखा था। यह उन जीवों में से एक था जिसे आर्यन सबसे ज्यादा मारना चाहता था। हालांकि जब आर्यन ने ड्रैगन लांस के सबसे खतरनाक हमले द्वारा उसे पहुंचाया गया नुकसान देखा तो उसका सिर एक पल को चकरा गया। डोमेन बीस्ट के सिर के ऊपर लाल नंबर में केवल एक तैर रहा था। अगर ड्रैगन लांस का ये वार किसी अनंतवीर से टकराता तो वो पल में मारा जा सकता था, लेकिन इसने डोमेन बीस्ट केवल एक बिंदु का नुकसान पहुंचाया। वास्तव में ये डोमेन बीस्ट उसकी कल्पना से परे शक्तिशाली था। उसी पल में हातिम ने भी अपनी क्रेगन गॉड की शक्ति का इस्तेमाल कर अपने थंडर हथौड़े से हमला किया। कह सकते हैं कि सभी वॉर गॉड में हातिम सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। वास्तव में उसके पास खुद क्रेगन गॉड की शक्ति थी, फिर भी उसके हमले ने डोमेन बीस्ट को 0 का नुकसान पहुंचाया। आर्यन हक्का बक्का रह गया और मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से गाली दी, कमबख्त, क्या ये बहुत उग्र नहीं है? साला ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वीरन ने अपनी काल शक्ति और मीनराज ने अपनी जल शक्ति का इस्तेमाल कर 2 संयुक्त खतरनाक हमले किए, लेकिन उनके ये हमले भी हातिम के हमले की तरह बेकार थे। उन्होंने भी 0 का नुकसान पहुंचाया। उनके हमले पूरी तरह से बेकार थे। डोमेन बीस्ट की आंखों में तिरस्कार का भाव था, मानो वो उनका मजाक उड़ा रहा हो। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। डोमेन बीस्ट, जिसकी तिरस्कार भरी आंखें आर्यन और उसके साथियों को चुनौती दे रही थीं, ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। उसकी नजरें आर्यन को तुच्छ समझ रही थीं, मानो वो कह रहा हो, आ नन्हे कीड़े, मुझे मार। आर्यन का गुस्सा भड़क उठा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। पूर्वज, उसने गर्जना की, क्या इसका कोई उपाय नहीं? ये बीस्ट मेरे सामने घमंड कर रहा है और मैं इसे कुचलना चाहता हूँ। पूर्वज रुद्रदेव चुप रहे। उनका ध्यान पूरी तरह से स्पेस की अराजक धाराओं पर केंद्रित था। आर्यन की पुकार के बावजूद वो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। उनकी चुप्पी ने आर्यन को और उत्तेजित कर दिया। कमबख्त, आर्यन ने दांत पीसे, मुझे विश्वास नहीं कि मैं इसे नहीं मार सकता। उसके दिल में एक शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ने लगी। तभी जब आर्यन हमला करने वाला था, पूर्वज रुद्रदेव ने अचानक चिल्लाया, जल्दी पीछे हटो। उसी पल स्पेस को फाड़ते हुए एक और भयानक प्राणी अचानक प्रकट हुआ। इससे पहले कि डोमेन बीस्ट कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उस प्राणी ने एक ही झटके में उसे निगल लिया। ये सब एक पल के 10वें हिस्से में हो गया। डोमेन बीस्ट, जो स्वयं स्पेस को निगलने की ताकत रखता था, वो भी उस विशाल प्राणी के सामने एक तुच्छ कीड़े जैसा था। आर्यन ने सिर उठाकर देखा, लेकिन वह उस प्राणी का पूरा शरीर नहीं देख पाया। उसका विशाल आकार स्वर्ग और पृथ्वी को ढकने जैसा था। ये क्या है? आखिर कोई प्राणी इतना विशाल कैसे हो सकता है? उसने मन में हैरानी से बड़बड़ाया।
हातिम, जो अभी भी अपना हथौड़ा थामे खड़ा था, ने कांपती आवाज में पूछा, मास्टर, ये प्राणी क्या है? मुझे कैसे पता? आर्यन पागल होने वाला था। अभी जो कुछ हुआ उसने उसकी खोपड़ी को सुन्न कर दिया। वह अब तक डोमेन बीस्ट को अजय मानता आया था, माने भी क्यों ना, आखिरकार वो स्पेस को निगल सकता था। हालांकि अभी अभी उसे भी एक झींगे की तरह निगल लिया गया। उस तरह का दृश्य आर्यन के दिल पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा था। यह अकल्पनीय था और वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था। ये बहुत मजबूत है, उसने अनायास कहा। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो आर्यन, डोमेन बीस्ट को मारने पर तुम्हें 3 अरब एक्सपी पॉइंट्स, 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें डोमेन बीस्ट की ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें डोमेन बीस्ट कोर मिला है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें डोमेन बीस्ट हड्डी मिली है। बधाई हो आर्यन, तुमने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर 8वें लेवल का अनंतवीर। डोमेन बीस्ट ब्लड लाइन को तुम्हारी कर्सड ब्लड लाइन ने निगल लिया है। तुम्हारी कर्सड ब्लड लाइन 2 लेवल बढ़कर 4थे लेवल पर पहुंच गई। आर्यन की चेतना में 2 खून की बूंदें और इकट्ठा हो गई। उसकी कर्सड ब्लड लाइन में एक जबरदस्त ताकत फूटी जो उसके खून को उबाल रही थी। हालांकि आर्यन थोड़ा भ्रमित था। उसके द्वारा किए गए छोटे से नुकसान के कारण उसने डोमेन बीस्ट की सारी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये क्या कमाल चीज है, 3 अरब एक्सपी पॉइंट्स, आर्यन ने खुशी से चिल्लाया। एक डोमेन बीस्ट को मारकर मैं सीधे एक लेवल बढ़ा सकता हूँ, ये कितना शानदार है। हा, मेरी कर्सड ब्लड लाइन के भी 2 लेवल बढ़ गए। हाय, आर्यन का छोटा सा दिल इसे सहन नहीं कर पा रहा था। कर्सड ब्लड लाइन का लेवल बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सैकड़ों प्राचीन ब्लड लाइन को निगलने से भी इसका एक लेवल नहीं बढ़ता था, पर डोमेन बीस्ट की ब्लड लाइन ने इसके सीधे 2 लेवल बढ़ा दिए। लेकिन उसका उत्साह जल्दी ही ठंडा पड़ गया। उसे एक तीव्र भयावह नज़र का एहसास हुआ जो उसे पूरी तरह से जकड़ रही थी। हातिम ने कांपते स्वर में बड़बड़ाया, मास्टर, ये हमें घूर रहा है। आर्यन ने धीरे से सिर उठाया। आसमान में 2 विशाल सूर्य जैसे चमकते नेत्र उसे घूर रहे थे। ये उस प्राणी की आंखें थीं जिसने डोमेन बीस्ट को निगला था। उसकी नज़र में एक गहरा गुस्सा था, मानो आर्यन ने उसका कोई कीमती खजाना छीन लिया हो। यह एहसास इतना भयावह था कि आर्यन को लगा जैसे उसकी आत्मा नग्न हो गई हो। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिस्टम भी उस प्राणी की नज़रों से छिप नहीं पाया था। यह क्या है? आर्यन ने मन ही मन सोचा। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। अगर मैं इसे मार दूं, वह पागलों की तरह सोचने लगा, तो मुझे कितने एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे या किस तरह के खजाने मिलेंगे? उसका दिमाग सुपर खजानों की कल्पना में डूब गया। ये शायद इतने अधिक हो सकते हैं कि उन्हें ट्रेन से खींचना पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा वो इस प्राणी को अपना पेट बनाना चाहता था। अगर ये मेरा पालतू बन जाए तो मैं स्वर्ग को भी जीत लूंगा। चलो मारो, उसने गर्जना की। उसने अपने ड्रैगन लांस को हवा में लहराया। उसकी नोक उन विशाल आंखों की ओर थी। क्या घूर रहा है राक्षस? वो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह उछल पाता, एक विशाल उंगली ने उसे जमीन पर दबा दिया। वो हिल भी नहीं सका। मास्टर, हातिम ने चिल्लाते हुए अपने थंडर हथौड़े को लहराया, लेकिन एक और उंगली ने उसे भी दबा दिया। उसकी दैवीय शक्ति तुरंत बिखर गई। वो मच्छरों की तरह थे और उनके सामने का प्राणी एक दैत्य था। उनकी सब शक्तियां उस दैत्य के सामने बेकार थी। रुद्रदेव की आवाज गंभीरता से गूंजी, यह एक बेहेमोथ बीस्ट है आर्यन। इसका स्तर डोमेन बीस्ट से 10,000 गुना ज्यादा है। तुम लोग इसके दांतों की खाई को भरने के लायक भी नहीं हो। अगर ये चाहता तो तुम सब अब तक धूल में मिल चुके होते। पूर्वज, बकवास मत करो, आर्यन गुस्से में बोला। मैं इसे मारना चाहता हूँ। अगर कोई रास्ता हो तो जल्दी से बताओ। उसका दिल अभी भी उन अनगिनत खजानों और एक्सपी पॉइंट्स की संभावना से धड़क रहा था जो उसे मारने से मिलेंगे। मारना? पूर्वज, रुद्रदेव ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। ये परियों की कहानी से भी ज्यादा हास्यास्पद है। कोई रास्ता नहीं है। जब तक कि यह स्पेस नियमों का प्रवाह ना हो, यहाँ कोई इसे नहीं मार सकता। लड़के, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू छटपटाए न, क्योंकि यह बीस्ट मरे हुए लोगों से नफरत नहीं करता। तुझे बस मरे हुए होने का नाटक करना चाहिए, तभी तू इससे बच सकता है। पूर्वज, रुद्रदेव ने बहुत गंभीरता से कहा। बेहेमोथ बीस्ट अत्यंत शक्तिशाली था। उन्होंने इसे केवल डॉक वर्ल्ड की गुप्त पुस्तकों में देखा था, मगर व्यक्तिगत रूप से आज पहली बार देखा था। मरे होने का नाटक करना, ये मेरी शैली नहीं है। आर्यन की ऐसे सुपर किंग का सामना करके उसे मरे होने का नाटक करने को कहना, आर्यन वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता था। फिर आर्यन ने सिस्टम खोला और तेजी से जांच की। मैं अभी क्या कर सकता हूँ? इसे पाने का कोई तरीका है या इसे मारने का? हालांकि जब उसका सबसे शक्तिशाली हमला भी डोमेन बीस्ट को केवल 1 का नुकसान पहुंचा पाया था, तो फिर डोमेन बीस्ट से 10,000 गुना मजबूत बेहेमोथ बीस्ट के खिलाफ उसकी शक्ति एक चींटी से भी कम थी।
तो उसे मारना तो दूर, वो उसे हल्की सी खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन अगर मारना असंभव था तो शायद इसे वश में करना संभव हो। पूर्वज, आर्यन ने पूछा, क्या इसकी कोई कमजोरी है? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, कमजोरी? ताकतवर के लिए कमजोर की कोई कमजोरी नहीं होती। पूर्वज, बकवास मत करो, मुझे सच में इसकी कमजोरी पता करनी है, आर्यन ने गुस्से में कहा। पूर्वज रुद्रदेव ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोले, गुप्त किताबों के अनुसार बेहेमोथ बीस्ट की बुद्धि कम होती है। यहाँ तक कि एक वयस्क बेहेमोथ बीस्ट की बुद्धि भी केवल 3 से 5 साल के बच्चे की बुद्धि के बराबर होती है। कम बुद्धि? तो इसका दिमाग। आर्यन का दिल तेजी से धड़क उठा। वो जानता था कि बेहेमोथ बीस्ट को मारना असंभव था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे हार मानने नहीं दे रही थी। उसने ओथ रोशनी तकनीक को सक्रिय करने का फैसला किया, एक ऐसी तकनीक जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन उसका स्तर छठा था। ये तकनीक किसी भी जीव के दिमाग को काबू कर सकती थी और कम बुद्धि वाले जीवों पर 50% अधिक प्रभावी थी। हफ, आर्यन ने गहरी सांस ली, अपनी नजरें बेहेमोथ बीस्ट की विशाल आंखों पर टिकाते हुए। पूर्वज रुद्रदेव की चेतावनी तुरंत गूंजी, पागल हो गए हो आर्यन। बेहेमोथ बीस्ट की बुद्धि भले ही कम हो, लेकिन यह उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता है जो इसे काबू करने की कोशिश करते हैं। अगर ये गुस्सा हो गया तो तुम पांचों मरने का नाटक करो, तब भी ये तुम्हें धूल में मिला देगा। आर्यन, कोई बेवकूफ़ी मत करो, भविष्य में तुम्हें और भी बड़ी शक्ति मिलेगी। यहाँ मरने का क्या फ़ायदा? पूर्वज रुद्रदेव की आवाज़ में चिंता और हताशा थी। पर आर्यन एक पागल योद्धा था। जब वह किसी ऐसी चीज़ को देखता था जो उसे चाहिए थी तो उसके पैर रुकने से इनकार कर देते थे। वो बोला, मुझे परवाह नहीं पूर्वज, अगर ये बेहेमोथ बीस्ट मेरा पालतू बन गया तो मैं धरती के हर जीव और यहाँ तक कि डॉग वर्ल्ड को भी कुचल दूंगा। पूर्वज रुद्रदेव चुप हो गए। वह जानते थे कि आर्यन को रोकना असंभव था। पागल, उसने अंत में बड़बड़ाया, तू सचमुच एक पागल है। आर्यन ने एक उन्मादी मुस्कान बिखेरी। पूर्वज, क्या आपको आज पता चला कि मैं पागल हूँ? अगर मैं पागल ना होता तो यहाँ आता ही क्यों? वो हंसते हुए बोला। एक ख्याल के साथ उसने तुरंत ओथ रोशनी को सक्रिय किया। अगले ही पल एक चमकदार सफेद बिजली का जाल उस छोटी उंगली से फैलने लगा जो अभी आर्यन को दबाए हुए थी। ये जाल तेजी से फैला और आधे मिनट में बेहेमोथ बीस्ट के विशाल शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। खटखटक, बिजली की चटकती आवाजें स्पेस में गूंज रही थीं। आर्यन ने अपने विचार को बेहेमोथ बीस्ट की चेतना की गहराइयों में भेजा। मेरा पेट बन जा, उसने कहा, और उसकी आवाज आत्मविश्वास और प्रलोभन से भरी थी। मैं तुझे एक नया संसार दिखाऊंगा, मैं तुझे हर वो चीज़ खिलाऊंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बेहेमोथ बीस्ट की चेतना में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। निकल, उसने गर्जना की और उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि स्पेस कांप उठा। मेरे दिमाग से बाहर निकल। बेहेमोथ बीस्ट की आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और पागलपन में चिल्लाने लगा। उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति अब और भी हिंसक हो गई थी। पूर्वज रुद्रदेव का दिल बैठ गया। बस, अब सब खत्म। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। मैं, आर्यन, तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे एक ऐसा संसार दिखाऊंगा जो तूने पहले कभी नहीं देखा। मैं तुझे इस अंधेरे अंतरिक्ष से आज़ादी दूंगा। बाहर निकल। बेहेमोथ बीस्ट और भी क्रोधित हो गया। उसकी आंखें खूनी आग के गोले जैसी थीं। उसने आर्यन और चारों वॉर गॉड्स को घूरते हुए गर्जना की, तुम सब मरोगे। ये वैसा ही था जैसा पूर्वज रुद्रदेव ने कहा था। बेहेमोथ बीस्ट उसे काबू करने वालों से सख्त नफरत करते हैं। और रोशनी का जंजाल अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और अगर यह एक बार खत्म हो गया तो इसे दोबारा सक्रिय करने में कुछ मिनट लगेंगे। लेकिन उतनी देर में ये बेहेमोथ बीस्ट उन्हें 1000 बार मार चुका होगा। तभी अचानक स्पेस की दरार में एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। समय और स्पेस की धाराएं एक भयानक तूफान में बदल गई थीं। पूर्वज रुद्रदेव की आवाज फिर से गूंजी, आर्यन, मौका आ गया। ये स्पेस नियमों का प्रवाह पहले वाले से 1000 गुना खतरनाक है। ये बेहेमोथ बीस्ट को उड़ा सकता है, यही तेरा एकमात्र मौका है। बेहेमोथ बीस्ट भी चौंक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका। इस अंधेरे अंतरिक्ष में स्पेस नियमों का प्रवाह ही एकमात्र चीज थी जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। अगर ये प्रवाह उससे टकरा गया तो वो मरेगा नहीं तो भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उसकी यादों की गहराइयों में एक बेहद दर्दनाक स्मृति थी, उसके पिता की मृत्यु जो इसी प्रवाह की चपेट में आकर मर गए थे। उसे बचाने के लिए हातिम, वीरन, मीनराज और अरहत ने आर्यन की ओर देखा। अगर वह इस मौके का फायदा उठाकर पीछे हट जाता तो स्पेस नियमों का प्रवाह बेहेमोथ बीस्ट को नष्ट कर देता और वे सुरक्षित बच निकलते। लेकिन आर्यन ने एक गहरी सांस ली और हातिम और बाकियों की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। अगर मैं मर जाऊं, उसने शांत स्वर में कहा, तो तुम लोग यहाँ से अकेले चले जाना। उसके शब्दों ने चारों वॉर गॉड्स को दंग कर दिया। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, आर्यन ने गर्जना की, 10वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। उसके शरीर से 1024 गुना बढ़ी हुई शक्तियां फट पड़ी।
उसका विचार बेहेमोथ बीस्ट की चेतना में घुस गया और उसके ड्रैगन शरीर की चमक और ज्यादा बढ़ गई। 8 क्रिम्सन ड्रैगन्स भी बाहर आ गए, उसकी रक्षा के लिए एक अभेद्य ढाल बनाते हुए। बाकी के 38 ड्रैगन भी उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गए, उसकी शक्ति को और बढ़ाते हुए। उस एक पल में आर्यन ने अपनी सारी रक्षात्मक शक्ति को सक्रिय कर लिया। वह एक विशाल दीवार की तरह बेहेमोथ बीस्ट के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें उत्साह और दृढ़ता से चमक रही थीं। उसने कहा, अगर तू मेरा भाई बन जाए तो मैं तेरे लिए सब कुछ रोक दूंगा, यहाँ तक कि अपनी जान देकर भी। इस स्थिति में आर्यन गॉड बॉडी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वरना प्रवाह उसके शरीर से होकर गुजर जाता और बेहेमोथ बीस्ट से टकरा जाता। पूर्वज रुद्रदेव स्तब्ध रह गए। मैं तुझे सचमुच समझ नहीं पाता, उन्होंने कहा, पर अगर तू इतना पागलपन करना चाहता है तो मैं भी तेरे साथ पागल बनूंगा। हाँ, वो जोर से हंसे और बोले, चल अब मेरी पूरी आत्मिक शक्ति का अनुभव कर। पूर्वज रुद्रदेव की आत्मा से एक जबरदस्त ऊर्जा फट पड़ी, जो आर्यन के शरीर की गहराइयों से निकली। यह ऊर्जा एक रक्षात्मक ढाल बन गई, जो आर्यन को पूरी तरह से लपेट रही थी। ये पहली रक्षा पंक्ति थी। स्पेस नियमों का प्रवाह तेजी से उनकी ओर बढ़ा और आकाशभेदी धमाके की तरह टकराया। पल भर में आर्यन की चेतना और शरीर में उथल पुथल मच गई, मानो हजारों उल्कापिंड टकराए हों। कई परतों की रक्षा के बावजूद उसका शरीर कांप रहा था। प्रवाह की शक्ति इतनी भयंकर थी कि यह अंतरिक्ष को ही चीर सकती थी। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते और 10 सेकंड बाद पूर्वज रुद्रदेव की रक्षात्मक ढाल में दरारें पड़ने लगीं। वो अपनी सारी ताकत लगा रहे थे, अपने शरीर की हर बूंद ऊर्जा को मुक्त कर रहे थे। पूर्वज, अपनी शक्ति वापस लो, आर्यन ने चिल्लाया। लेकिन रुद्रदेव ने पागलपन भरी हंसी के साथ जवाब दिया, लड़के, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं, मैं अभी भी 5 सेकंड और रोक सकता हूं। 5 सेकंड इस स्थिति में 5 साल से भी ज्यादा लंबे थे। वास्तव में पूर्वज रुद्रदेव आर्यन के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। पूरे 15 सेकंड बीतने के बाद पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति टूट गई। उनकी आत्मा की आभा धीरे धीरे मंद पड़ गई, मानो एक बुझता हुआ दीपक हो। वो इतना कमजोर हो चुके थे कि उनकी मौजूदगी मुश्किल से महसूस हो रही थी। पूर्वज, आर्यन ने गहरी गर्जना की। उसने स्पेस प्रवाह के भीतर खुद को मजबूती से गड़ा दिया और चिल्लाया, चल दिखा मुझे अपनी पूरी ताकत। स्पेस नियमों का प्रवाह लगातार उसके शरीर को कुचल रहा था। उसकी अमर ऊर्जा बाढ़ की तरह तेजी से कम होने लगी। उसकी सारी रक्षात्मक शक्ति को बनाए रखने के लिए अमर ऊर्जा की जरूरत थी। कुछ ही पलों बाद 8 क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षा भी टूट गई। बाकी 38 ड्रैगनों की रक्षा भी ढह गई। आर्यन के ड्रैगन शरीर की रक्षा भी चरमरा गई। वह अब और नहीं रोक सकता था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। लेकिन उसकी नज़र अभी भी बेहेमोथ बीस्ट पर टिकी थी। बाबा, बेहेमोथ बीस्ट ने एक गहरी भावुक गर्जना की। उसकी आंखों में, जो पहले गुस्से से भरी थीं, अब एक गहरा दर्द और स्नेह झलक रहा था। आर्यन की बलिदान भरी हरकत ने उसके दिल को छू लिया था। वह उस पल को फिर से जी रहा था जब उसके पिता ने स्पेस नियमों के प्रवाह से उसकी रक्षा की थी, अपनी जान देकर। जब आर्यन का शरीर ढहने की कगार पर था, बेहेमोथ बीस्ट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी विशाल बाहों में आर्यन को लपेट लिया, अपने शरीर को मोड़ा और अपनी पीठ को ढाल बनाकर बचे हुए प्रवाह को रोकने लगा। उसकी हर गर्जना के साथ अंतरिक्ष में एक भूकंप सा कंपन हो रहा था। स्पेस नियमों का प्रवाह बेहेमोथ की पीठ पर बार बार टकरा रहा था। उसका शरीर, जो अंतरिक्ष को निगलने की शक्ति रखता था, इस हमले के सामने अडिग खड़ा था। वह जरा भी नहीं हिला, पूरी ताकत से आर्यन की रक्षा करता रहा। 5 मिनट तक ये भयानक सिलसिला जारी रहा और आखिरकार प्रवाह की शक्तियां कमजोर पड़ी और पूरी तरह बेअसर हो गई। अंतरिक्ष में एक अजीब सन्नाटा छा गया, बस बेहेमोथ की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसकी पीठ बुरी तरह जख्मी थी। गहरे घावों से खून की धाराएं बह रही थीं और कुछ जगहों पर सफेद हड्डियां नजर आ रही थीं। फिर भी उसके चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। उसने आर्यन को अपनी बाहों में मजबूती से थाम रखा था, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को थामता है। कभी एक समय था, इसी तरह उसके पिता ने उसकी रक्षा की थी। उस पल में आर्यन का कमजोर विचार अभी भी बेहेमोथ की चेतना में गूंज रहा था। मैं तुझसे वादा करता हूँ। उसकी आवाज भले ही कमजोर थी, दृढ़ता से भरी थी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, बेहेमोथ बीस्ट को सफलतापूर्वक पेट बनाने के लिए तुम्हें 1 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10,000 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन का शरीर अत्यंत कमजोर था। उसके ड्रैगन शरीर की रक्षा टूट चुकी थी और उसकी अमर ऊर्जा लगभग शून्य हो चुकी था। लेकिन सिस्टम की आवाज ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने बेहेमोथ के सिर के ऊपर चमकते शब्दों को देखा और बड़बड़ाया, शुक्रिया भाई। अगर बेहेमोथ ने अंतिम पल में उसकी रक्षा ना की होती तो आर्यन अब तक धूल में मिल चुका होता। उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गए होते।
बेहेमोथ ने आर्यन को अपनी गोद में देखा, उसकी आंखें स्नेह और कृतज्ञता से भरी थीं। नहीं, मुझे तुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई और होगा जो उसकी इस तरह रक्षा करेगा। उसकी बुद्धि भले ही कम थी, मगर उसका दिल सच्चा था। उसके लिए जो उसकी रक्षा करता था वह परिवार था। चाहे उस व्यक्ति का लक्ष्य कुछ भी हो, वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। बेहेमोथ की यह खासियत थी, एक बार निष्ठा बंध जाए तो वो जीवन भर नहीं टूटती। आर्यन में उसने अपने पिता को देखा, जो अपनी जान देकर उसकी रक्षा कर रहा था। अगर वो उस वक्त थोड़ा और मजबूत होता तो वह अपने पिता के लिए दर्द बांट सकता था और उसके पिता नहीं मरते। उस पल में वह लापरवाही से आगे बढ़ा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आर्यन भी उसके पिता की तरह उसके लिए मरे। मास्टर, तुम ठीक हो? हातिम ने चिल्लाते हुए बेहेमोथ बीस्ट की ओर दौड़ा। उसकी आंखें आर्यन की कमजोर हालत देखकर नम हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसका दिल भारी हो गया। वीरन, मीनराज और अरहत भी पास आए। उनके चेहरों पर भी चिंता और असहायता थी। आर्यन ने उनके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और ये देखकर उनके दिलों में एक अजीब दर्द उठ रहा था। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, बस थोड़ा थक गया हूँ। इसी बीच उसने अपने दिल में पुकारा, पूर्वज, पूर्वज, पूर्वज। रुद्रदेव की कमजोर आवाज गूंजी, जिसमें हल्की खांसी थी। लड़के, मेरी पुरानी हड्डियां इतनी जल्दी नहीं टूटने वाली, उन्होंने हंसते हुए कहा। मुझे नहीं लगा था कि तू वाकई इसे कर लेगा। आज से पहले कोई भी इस बेहेमोथ बीस्ट को वश में नहीं कर पाया। तू पहला है। इसके अलावा मैं देख सकता हूँ कि यह बेहेमोथ बीस्ट तेरे साथ पूरी वफादारी से चलेगा। तुझे उसके नियंत्रित करने की जरूरत भी नहीं। एक बार बेहेमोथ किसी को मास्टर मान ले, वह जीवन भर नहीं बदलता। लेकिन इतना कहकर पूर्वज रुद्रदेव एक पल के लिए चुप हो गए। पूर्वज, क्या बात है? आर्यन ने जिज्ञासा से पूछा। पूर्वज रुद्रदेव ने हल्के से हंसा। कुछ नहीं लड़के, जो तू करना चाहता है कर। वास्तव में पूर्वज रुद्रदेव कुछ छिपा रहे थे। बेहेमोथ के साथ आर्यन के सामने दो रास्ते थे, या तो वो धरती पर वापस लौट सकता था या फिर डॉक वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता था। लेकिन एक बार बेहेमोथ किसी भी लोक में कदम रख ले, वो उसी लोक तक सीमित हो जाता। धरती की तुलना में डॉक वर्ल्ड में आर्यन को बेहेमोथ जैसे शक्तिशाली सहायक की ज्यादा जरूरत थी। पूर्वज रुद्रदेव को डर था कि अगर आर्यन धरती चुन लेता तो डॉक वर्ल्ड के खतरों का सामना करने में वह असमर्थ हो सकता था। लेकिन वो ये बात आर्यन को बताना नहीं चाहते थे, इससे उसका उत्साह कम हो जाता। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज़बज़ पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद। थोड़ा आराम करने के बाद आर्यन की हालत में सुधार हुआ। उसने बेहेमोथ की ओर देखा, जिसके घाव अभी भी खून से लथपथ थे। बेहेमोथ, तुम ठीक हो? उसने चिंता भरे स्वर में पूछा। बेहेमोथ का चेहरा एक बच्चे की तरह खुशी से चमक उठा। दसियों हजार वर्षों तक वो अंतरिक्ष में अकेला भटकता रहा था, जैसे एक परित्यक्त अनाथ। किसी ने उसकी परवाह नहीं की थी। आर्यन के इन चिंतापूर्ण शब्दों ने उसके दिल को गर्म कर दिया। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, उसने उत्साह से कहा, अपने सिर को जोर से हिलाते हुए। ही उसके घाव हल्के नहीं थे। स्पेस नियमों के प्रवाह ने उसकी पीठ को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन वो दर्द को नजरअंदाज कर रहा था, केवल आर्यन की चिंता से खुश था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तू मेरे साथ डॉक वर्ल्ड में चलने को तैयार है? बेहेमोथ ने बिना हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। यह उसके लिए एक बड़ा फैसला था, क्योंकि एक लोक चुनना उसके पूरे जीवन को निर्धारित करता था। लेकिन आर्यन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। आर्यन ने एक उन्मादी हंसी हंसी। ठीक है, तो मेरे साथ चलो, हम डॉक वर्ल्ड को उलट पुलट कर देंगे। हा। बेहेमोथ ने तुरंत स्पेस में एक रास्ता खोल दिया। उसका विशाल शरीर एक मार्गदर्शक की तरह आगे बढ़ा और आर्यन, हातिम, वीरन, मीनराज और अरहत उसके पीछे पीछे चले। वे उस विशेष घाटी की ओर बढ़ रहे थे जहां बैंगनी रोशनी वाले किंग्स इंतजार कर रहे थे। वो अब डॉक वर्ल्ड के स्पेस में कदम रख चुके थे। यहाँ स्पेस नियमों की शक्ति पहले से कहीं अधिक खतरनाक थी, लेकिन बेहेमोथ के लिए जब तक ये सुपर स्पेस नियमों का प्रवाह नहीं था, कोई भी खतरा उसे डरा नहीं सकता था। उसने आर्यन और उसके साथियों के लिए हर स्पेस नियम प्रवाह को रोका, जैसे एक अभेद्य ढाल। डॉक वर्ल्ड में टेलीपोर्टेशन द्वार के दूसरे सिरे पर एक पीले वस्त्र में मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखें द्वार की ओर टिकी थीं। स्पेस में अचानक उठी अशांति ने उसे सतर्क कर दिया था। टेलीपोर्टेशन द्वार के भीतर स्पेस में अशांति है, कुछ तो सही नहीं है। इतनी अजीब अशांति असंभव है, उसने सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया। उसके बगल में खड़ा एक अन्य व्यक्ति बोला, क्या ये हो सकता है कि धरती से कोई अकेले यहाँ प्रवेश कर गया हो? पीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने तुरंत खंडन किया, ये और भी असंभव है।
हमारे मार्गदर्शन के बिना भले ही उनके पास 10,000 जाने हों, वे इस टेलीपोर्टेशन द्वार के अराजक स्पेस को पार नहीं कर सकते। एक छोटी सी गलती उन्हें अनंत अंधकार में डाल देगी। शत्रुघ्न और उसके लोग भी बिना मेरी इजाज़त यहाँ प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन उसने एक पल रुककर कहा, हाल ही में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, मुझे चिंता है। उसके चेहरे पर एक छाया पड़ गई। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या तुझे डर है कि शत्रुघ्न हमें धोखा देगा, कि वो आर्यन को पकड़ लेगा और ड्रैगन क्षेत्र का गुप्त खजाना हमें नहीं देगा? ड्रैगन क्षेत्र का गुप्त खजाना? पीले वस्त्र वाले व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। अगर हम इसे प्राप्त कर लें तो अंबरकुल डॉक वर्ल्ड में एक अटल आधार बना लेगा। ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजाने की महिमा कोई रहस्य नहीं थी। अंबरकुल इसे पाने के लिए दशकों से योजना बना रहा था। ये खजाना न केवल शक्ति का स्रोत था, बल्कि ऊपरी लोक के मार्ग को नियंत्रित करने की कुंजी भी था। अगर वे इसे हासिल कर लेते तो डॉक वर्ल्ड पर उनका आधिपत्य हो सकता था। डॉक वर्ल्ड में अंबरकुल अभी तक एक निम्न स्तरीय कुल था, लेकिन ये खजाना उनकी नियति बदल सकता था। इसके लिए वे किसी भी जोखिम को उठाने को तैयार थे। अचानक टेलीपोर्टेशन द्वार पर हलचल हुई और एक जोरदार गर्जना ने हवा को चीर दिया। कुछ बाहर आ रहा है। पीले कपड़ों वाला व्यक्ति घबरा गया। उसकी आंखें द्वार पर टिकी थीं और उसका शरीर लड़ने के लिए तैयार हो गया। टेलीपोर्टेशन द्वार की अराजकता से निकलकर आर्यन ने जैसे ही डार्क वर्ल्ड में कदम रखा, घाटी में मौजूद हर व्यक्ति की नज़र उस पर टिक गई। एक पल के लिए पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। बैंगनी रोशनी से घिरे किंग्स, जिनके सिर के ऊपर चमकते प्रतीक उनके शक्तिशाली स्तर को दर्शा रहे थे, आर्यन और उसके समूह को हैरानी से घूर रहे थे। क्या हो रहा था? वो इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। कौन इस अराजक नियमों के प्रवाह को पार करके यहाँ तक पहुँच सकता था? उनकी समझ से परे था। वहीं आर्यन का ध्यान घाटी में मौजूद किंग्स की भीड़ पर था। उसकी आंखें लालच और उत्साह से चमक रही थी। वाह, उसने मन ही मन सोचा, इतने सारे किंग्स, इस बार मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से अमीर बनने जा रहा हूँ। उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी। पूरी घाटी में हर व्यक्ति, चाहे वो योद्धा हो या सबसे निम्न स्तर का शिष्य, बैंगनी रोशनी से घिरा हुआ था, जो किंग्स की पहचान थी। ऐसा क्यों था? जवाब वास्तव में सरल था। आर्यन का मूल लोक धरती डॉक वर्ल्ड की तुलना में निम्न स्तर का था। यहाँ तक कि डॉक वर्ल्ड का सबसे साधारण योद्धा भी धरती के सबसे शक्तिशाली यानी ब्रह्मवीर के लेवल का होगा। ये लोगों के स्तर के अंतर का परिणाम था। लेकिन आर्यन ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसके लिए तो जितने ज़्यादा किंग्स उतना बेहतर। तभी हातिम द्वार से बाहर निकला। पीले कपड़ों वाले ने तुरंत उसे पहचान लिया, ये तू है। हातिम के पीछे पीछे वीरन, मीनराज और अरहत ने भी बाहर कदम रखा। पीले कपड़ों वाले का चेहरा बदल गया और उसने हैरानी में कहा, तुम चारों स्पेस नियमों के प्रवाह को पार नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हें प्रवाह का गुप्त रास्ता ना पता हो। फिर तुम यहाँ कैसे आए? हातिम की आंखें गुस्से से जल उठी। उसने पीले कपड़ों वाले व्यक्ति को घूरा और गर्जना की, साले तूने मुझे नियंत्रित किया था और मेरे मास्टर को लगभग मेरे हाथों मरवा डाला था। आज तुझे इसका हिसाब देना होगा। हातिम ने अपने क्रेगन गॉड ताबूत को जमीन पर पटका, जिससे एक भूकंप सा कंपन हुआ। उसका शरीर सुनहरे कवच से ढक गया और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। पीले कपड़ों वाले व्यक्ति का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। तुम्हारी शक्ति बढ़ गई है, उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी ब्लडलाइन ने कई स्तर पार कर लिए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए एकदम सही पात्र हो। मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। हा हा हा। फिर उसने आर्यन की ओर देखा और बोला, और तुम ही वो भविष्यवाणी के पात्र हो, आर्यन ना? आर्यन ने एक उन्मादी मुस्कान बिखेरी। लगता है तुझे बहुत कुछ पता है। पीले कपड़ों वाले ने हल्के से हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने युवा होगे। सिंह वंश के लोग सच में अलग होते हैं। तुम में ड्रैगनों की ब्लडलाइन है। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। यह मेरे लिए और आसान हो गया। अगर मैं तुझे नियंत्रित कर लूँ तो ड्रैगन क्षेत्र मेरा हो जाएगा। उसने अपने शिष्यों की ओर इशारा किया और बोला, इन सबको जिंदा पकड़ो। आर्यन और उसके पांचों साथी अपनी जगह पर अडिग खड़े थे। जैसे ही शिष्य उन पर टूट पड़े, आर्यन ने अपनी अमरतोप को बुलाया। उसने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, पहले तुम्हें उड़ा देता हूँ। स्वर्ण तारा सक्रिय हुए। तोप से एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर निकली। आकाश में एक विस्फोटक धमाका गूंजा। लेकिन इससे पहले कि ऊर्जा अपने निशाने तक पहुंचती, एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने अपनी हथेली से उस ऊर्जा को लपेट लिया और उसे अपनी शक्ति से कुचल दिया। कुछ ही सेकंड में स्वर्ण ताराओं की पूरी ऊर्जा एक छोटी सी चिंगारी में बदल गई और गायब हो गई। कमबख्त, आर्यन ने उत्साह और हैरानी के मिश्रण से कहा, कितना शक्तिशाली है। पीले कपड़ों वाले व्यक्ति ने ठहाका लगाया, तू धरती की शक्तियों से हम पर हमला कर रहा है। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, लड़के योद्धाओं में स्तर होते हैं और लोगों में भी स्तर होते हैं। धरती की हर शक्ति यहाँ कूड़े जैसी है, समझा? आर्यन ने रुचि के साथ सिर हिलाया। तो ऐसा है? पीले कपड़ों वाला व्यक्ति और आत्ममुग्ध हो गया। अब समझ आया।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ हाँ, आर्यन चुपचाप मेरे कठपुतली बन जा। वो जानता था कि एक लोग की शक्ति दूसरे लोग की तुलना में कितनी सीमित हो सकती है। उच्च स्तर के लोग की शक्ति निम्न स्तर के लोग के किसी भी हमले को बेअसर कर सकती थी। ये प्राचीन नियमों की शक्ति का प्रतिबंध था। पूर्वज रुद्रदेव ने पहले ही इस बारे में आर्यन को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। अब उसे इसका सच पता चल गया था, लेकिन आर्यन जरा भी चिंतित नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर धरती की शक्ति तुम्हारे सामने बेकार है तो मैं तुझे एक अलग ही दुनिया की शक्ति दिखाता हूँ। हयातो रागनार, बाहर आओ। दो रोशनियां आसमान से सीधे आर्यन के सामने उतरी। मास्टर, ये योद्धा धरती के नहीं थे, न ही इस ब्रह्मांड के थे। खुद आर्यन को भी उनके बारे में नहीं पता था। इनके अलावा भी आर्यन के पास एक और अवतार कोड था, अंबर सम्राट, लेकिन उसने अभी इसे इस्तेमाल नहीं किया। मार डालो, आर्यन ने आदेश दिया। हयातो ने अपनी तलवार लहराई और तुरंत दुश्मनों की भीड़ में कूद पड़ा। उसकी शैडोफैंग तलवार भंवर काट में बदल गई जो तेजी से हमला कर रही थी। रागनार ने भी अपनी गर्दन हरण तकनीक का इस्तेमाल कर लगातार वार किए। हालांकि उन बैंगनी किंग्स की एचपी बहुत ज्यादा थी, वो इससे एक झटके में नहीं मरे, लेकिन फिर भी उनकी एचपी घट रही थी। कुछ ही देर में दोनों योद्धा घेर लिए गए। उनके कौशल बेकार साबित हो रहे थे। पीले कपड़ों वाले व्यक्ति ने फिर से ठहाका लगाया, मैं सोचता था कि तू बहुत चालाक है, लेकिन तू तो एकदम पागल है। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, क्या तुझे लगता है कि ये दो नौसिखिए डॉक वर्ल्ड में लड़ सकते हैं? आर्यन, तेरा दिमाग कूड़े से भरा है। हाँ हाँ हाँ। वह अपनी जीत से इतना खुश था कि उसे ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजाने की चमक दिखाई दे रही थी। वो डॉक वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली आदमी बनने का सपना देख रहा था। टेलीपोर्टेशन द्वार खोलने के लिए उसने वर्षों तक मेहनत की थी और अब वो अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर था। वो कदम दर कदम आर्यन की ओर बढ़ा। घाटी में उसके शिष्य भी उन्हें चारों ओर से घेर रहे थे। आर्यन घाटी के बीच में खड़ा था, जैसे एक मछली फंदे में फंस चुकी हो, लेकिन उसकी आंखों में ये दुश्मन ही थे जो फंदे में लटके थे। पीले कपड़ों वाले व्यक्ति ने फिर से कहा, आर्यन, अभी भी वक्त है, आत्मसमर्पण कर दे, इससे तुझे कम दर्द होगा। आर्यन ने ठंडी हंसी हंसी। आत्मसमर्पण? हाँ। पीले कपड़ों वाले व्यक्ति की आंखें ठंडी हो गई और वह बोला, हंस रहा है, लगता है तू सच में अपनी हद से बाहर जा रहा है। आर्यन ने हल्के से कहा, मैं अपनी हद से बाहर जा रहा हूँ? नहीं, अभी मैं तुझे दिखाऊंगा कि हद से बाहर जाना वास्तव में क्या होता है। बेहेमोथ, इन्हें खत्म करो। उसके शब्दों के साथ ही टेलीपोर्टेशन द्वार से एक विशाल हाथ तेजी से बाहर निकला। एक विस्फोटक धमाका हुआ। पीले कपड़ों वाला व्यक्ति जमीन पर औंधे मुंह गिरा। जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया था और उसके सिर से खून बहने लगा। बेहेमोथ बीस्ट का केवल एक ही हमला इतना तेज और शक्तिशाली था कि किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। घाटी में मौजूद अंबर कुल के योद्धा और शिष्य डर से कांप रहे थे। उनके चेहरों पर आश्चर्य और आतंक था। कमबख्त, हातिम ने हैरानी से चिल्लाया, क्या इतना उग्र होना जरूरी था? आर्यन ने एक उन्मादी हंसी हंसी। हा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वो हाथों को रगड़ने लगा। वह सिस्टम की आवाज का इंतजार कर रहा था, यह उम्मीद करते हुए कि पीले कपड़ों वाले व्यक्ति की मृत्यु से उसे शानदार एक्सपी पॉइंट्स, अमर ऊर्जा और शायद कुछ बेशकीमती खजाने मिलेंगे। सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, अंबर कुल के एक एल्डर को मारने पर तुम्हें एक्सपी पॉइंट्स, अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 10 एक्सपी पिल्स मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें रहस्यमयी वस्तु 1 मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें रहस्यमयी वस्तु 2 मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें रहस्यमयी वस्तु 3 मिली है। सिस्टम की आवाज लगातार बज रही थी, लेकिन हर आवाज के साथ आर्यन का उत्साह ठंडा पड़ता गया। क्या? उसने गुस्से से चिल्लाया, 0 एक्सपी पॉइंट्स, ये क्या बकवास है? वो इतने गुस्से में था कि सिस्टम की पीढ़ियों को कोसने को तैयार था। यहाँ हर व्यक्ति एक बैंगनी किंग था, यहाँ तक कि एक मच्छर को मारने से भी उसे 1 एक्सपी पॉइंट मिलता, लेकिन इस किंग ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तभी उसका ध्यान एक्सपी पिल्स पर गया। ये क्या है? उसने अपने मन सोचा और तुरंत उन्हें उपयोग करने की कोशिश की। उपयोग विफल। आर्यन का गुस्सा और भड़क गया। सिस्टम, बाहर निकल। अगर मैंने तुझे पेला नहीं तो मेरा नाम भी आर्यन नहीं। अगर मैं इन एक्सपी पिल्स का उपयोग नहीं कर सकता तो तूने इन्हें दिया ही क्यों? फिर उसने रहस्यमयी वस्तुओं की ओर देखा। ये वस्तुएं रहस्यमयी नहीं बल्कि 3 काले बक्से थे जिन्हें खोलना था, लेकिन जब उसने उन्हें खोलने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ। ये कैसी रहस्यमय वस्तुएं हैं जो खुलती ही नहीं? उसने गुस्से में बड़बड़ाया। आर्यन की खुशी अब निराशा में बदल चुकी थी। वो इस घाटी में इतने सारे किंग्स को देखकर यह सोचकर आया था कि वो धरती का सर्वसम्राट बन जाएगा, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी डालकर सपने से जगा दिया हो। ये कैसे हो सकता है? उसने बड़बड़ाया। उसकी आंखें खोई खोई थीं। क्या मैंने कुछ गलती कर दी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अंबर महल में बस उस काली धुंध को मारने पर ही इतनी सारी चीजें मिल गई थी, पर यहाँ ये बेकार चीजें क्यों?
हातिम ने आर्यन के चेहरे पर निराशा देखी और धीरे से पूछा, मास्टर क्या हुआ? आर्यन ने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरा दिल दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। उसका दिल सचमुच कांप रहा था। बेहेमोथ जो अभी भी टेलीपोर्टेशन द्वार में खड़ा था ने सिर खुजलाते हुए पूछा, मास्टर क्या मुझे अभी बाहर आना है? वो पूरी तरह से भ्रमित था, लेकिन उसकी मौजूदगी से अंबर कुल के योद्धा और शिष्य पीछे हट रहे थे। उनके चेहरों पर डर था और वे पीले कपड़ों वाले व्यक्ति के गड्ढे में पड़े शरीर को देख रहे थे। ये हमला उनके लिए एक भयानक झटका था। आर्यन अब ऊर्जाहीन था। वो दुश्मनों को पीछे हटते देख रहा था, मगर उसे अगला आदेश देने की इच्छा नहीं थी। अगर किंग्स कुछ भी नहीं गिरा रहे थे, ना एक्सपी पॉइंट्स ना खजाना, तो मारने का क्या फ़ायदा? वो सोच रहा था कि इस समय को बर्बाद करने से बेहतर है कि वो किसी और काम में लगे। अचानक सिस्टम की एक आवाज़ गूंजी, सिस्टम सूचना, आप तापकाल से नहीं गुजरे हैं, जिससे सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ। यही कारण है कि डॉक वर्ल्ड में मिलने वाली सभी चीज़ें नहीं खोली जा सकती। तापकाल की वजह से आर्यन चौंक गया। तो क्या इसका मतलब है कि इन्हें धरती पर खोला जा सकता है? आमतौर पर सिस्टम ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन इस बार एक अपवाद हुआ। सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ। आर्यन हैरान रह गया। सिस्टम, तू जवाब दे सकता है? उसने उत्साह से पूछा। तो बता, ये डॉक वर्ल्ड में क्यों नहीं खुल रहे? सिस्टम ने जवाब दिया, तुम जिस लोक में हो वो डार्क वर्ल्ड है। अगर तुम तापकाल से नहीं गुजरते तो तुम्हारी शक्तियां धरती की बाधाओं को नहीं तोड़ सकती और तुम्हारा सिस्टम अपग्रेड नहीं हो सकता। आसान शब्दों में ये लोक प्रतिबंध की समस्या है। अगर आर्यन पहले ही तापकाल से गुजर चुका होता तो वो अभी यहाँ की चीज़ें पा सकता था, एक्सपी पिल्स और रहस्यमयी वस्तुएं नहीं, बल्कि असली खजाने भी। मगर यह डॉक वर्ल्ड था, धरती नहीं। यहाँ के खजाने पाने के लिए उसे डॉक वर्ल्ड का हिस्सा बनना होगा, या फिर वो उन वस्तुओं को धरती वापस ले जा सकता था। वहाँ ये सभी वस्तुएं खुल सकती थीं, लेकिन तब भी यह वस्तुएं नियमों द्वारा प्रतिबंधित होतीं। सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीज़ों पर ही ये प्रतिबंध लागू नहीं होते थे। हर चीज़ लौकिक नियमों से बंधी थी और सिस्टम भी उन्हीं में से एक था। तापकाल को पार करके केवल आर्यन ही नहीं बल्कि सिस्टम भी नियमों के बंधनों को तोड़कर खुद को और बेहतर बनाता। इस विचार ने आर्यन को चौंका दिया। उसने मन ही मन सोचा, सिस्टम अपग्रेड हो सकता है। अपग्रेडेड सिस्टम कैसा होगा? उसकी आंखें फिर से उत्साह से चमक उठीं। उसने घाटी की ओर देखा और चिल्लाया, अगर ऐसा है तो हाँ, चलो इन सबको खत्म कर दो। बेहेमोथ, बाहर आओ। आर्यन के आदेश पर बेहेमोथ टेलीपोर्टेशन द्वार से बाहर निकला। उसका विशाल शरीर जो 100 मीटर ऊंचा था, घाटी में एक जीवित पहाड़ की तरह था। उसकी त्वचा जो काली चमकदार खाल से ढकी थी, बैंगनी रोशनी को सोख रही थी। बेहेमोथ ने अपने शरीर को हिलाया और उसके जोड़ों से चटकने की आवाजें आई। उसकी दो विशाल लाल आंखें घाटी की ओर टिकी थीं। उसने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, मास्टर क्या इन सबको मारना है? आर्यन ने जवाब दिया, क्या इसमें कोई मुश्किल है? बेहेमोथ ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। उसके शब्दों के साथ ही बेहेमोथ ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी विशाल हथेली को घाटी के योद्धाओं पर दे मारा। घाटी की जमीन फट गई और एक हिंसक कंपन हुआ। बैंगनी रोशनी वाले किंग्स जो पहले अहंकार से भरे थे, अब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। बेहेमोथ का वार उनके लिए असहनीय था। बधाई हो आर्यन, अंबर कुल के एक योद्धा को मारने पर तुम्हें 0 एक्सपी पॉइंट्स, 0 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 0 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 5 एक्सपी पिल्स मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें रहस्यमयी वस्तु 1 मिली है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें रहस्यमयी वस्तु 2 मिली है। वही चीज़ें फिर से गिरी, एक्सपी पिल्स और रहस्यमयी वस्तुएं जो ना खोली जा सकती थी ना इस्तेमाल। लेकिन अब आर्यन जल्दबाजी में नहीं था। वो जानता था कि धरती वापस जाने पर वो इनका इस्तेमाल कर सकेगा। मार डालो, सबको खत्म कर दो। आर्यन जोर जोर से चिल्ला रहा था। बेहेमोथ का विशाल शरीर हवा में उछला। उसने हंसते हुए दहाड़ा, बेहेमोथ मांस बोला। उसका शरीर एक विशाल गोले की तरह नीचे गिरा और बैंगनी रोशनी वाले किंग्स उसके नीचे दब गए। वे इसका प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। हा, आर्यन ने उत्साह से चिल्लाया। बेहेमोथ, तू बहुत शानदार है। अगर मैं तुझे धरती ले गया तो कौन तेरा मुकाबला करेगा? धरती पर अमर महल के विशाल हॉल में सभी महाद्वीपों के शीर्ष योद्धा एकत्रित थे। 1 साल पहले पितृराज ने 60 से ज्यादा योद्धाओं को इकट्ठा किया था, लेकिन अब उनकी संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह सभी धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, जिनमें से कईयों के परिवार या कुल कभी सिंह परिवार द्वारा कुचले गए थे। इन सभी योद्धाओं में एक चीज सामान्य थी, उनकी उम्र लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। चंद्रनेत्र ने गंभीर स्वर में पूछा, पितृराज भाई, आर्यन को बर्बर क्षेत्र से गायब हुए 1 साल हो गया है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो फिर से आएगा? ये सवाल कई योद्धाओं के मन में था। अगर आर्यन नहीं लौटा तो ड्रैगन क्षेत्र कभी नहीं खुल पाएगा। फिर यहाँ समय बर्बाद करने का क्या मतलब? हाँ भाई पितृराज, एक अन्य योद्धा बोला, तुमने वादा किया था कि हम ड्रैगन क्षेत्र खोलकर अमरता की गुप्त तकनीक प्राप्त करेंगे। नहीं तो हम यहाँ क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? हमें एक जवाब चाहिए।
पिछले 1 साल में आर्यन के बारे में कोई खबर नहीं थी। वह पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो चुका था। व्योम दर्पण भी उसका पता नहीं लगा पाया था। शत्रुघ्न ने भी कहा बर्बर क्षेत्र में ड्रैगन पूंछ की समाधि है। क्या वो वहां फंस गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा? अगर वो ड्रैगन पूंछ समाधि से भी नहीं निकल सकता तो वो भविष्यवाणी का पात्र नहीं हो सकता, एक अन्य योद्धा ने तर्क दिया। हॉल में चर्चाएं गर्म हो गईं। पितृराज जो सम्राट कुर्सी पर बैठा था ने भौहें सिकोड़ लीं। इन सभी लोगों में उसकी जीवन अवधि सबसे तेजी से कम हो रही थी। कई युद्धों के बाद उसका जीवन काल तेजी से कम हुआ था। वह किसी भी योद्धा से ज्यादा बेचैन था। आर्यन तू कहाँ चला गया? उसने मन ही मन सोचा। तभी शून्य भूमि के लॉर्ड दारकाश ने आगे कदम बढ़ाया। उस आर्यन को बाहर निकालना उतना भी मुश्किल नहीं है। ये सुनते ही हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें दारकाश पर टिक गईं। वो इस ध्यान का आनंद ले रहा था। फिर उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आर्यन की कमजोरी है उसका परिवार, उसके भाई और उसकी लड़कियां। वो छिपना चाहता है ना तो हम उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर करेंगे। उसकी मुस्कान में एक क्रूरता थी। सभी लोग सिहर उठे। शत्रुघ्न ने तुरंत समर्थन किया, बिल्कुल सही। अगर हम उसके आसपास के लोगों पर दबाव डालें तो वह जरूर बाहर आएगा। वह हमेशा से अहंकारी रहा है ना, अब उसे सबक सिखाने का वक्त है। उसके दिल में आर्यन के लिए गहरी नफरत थी। आर्यन ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया था। दारकाश का सुझाव जल्दी ही कई लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यही करें, उसके परिवार को तबाह करो, उसके साथियों को मार डालो, तब देखते हैं कि वो कमीना आता है या नहीं। पितृराज जी, हम 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब युद्ध का समय है। दक्षिणी तरंग महाद्वीप, वो तो कचरे की जगह है। हा, इस बार हम उसे बंजर कर देंगे। योद्धाओं का उत्साह चरम पर था। धरती के इतिहास में ये पहली बार था जब कोई इतने शक्तिशाली लोगों की सेना मात्र एक व्यक्ति के लिए तैयार की गई थी। वो उसे कोई मौका नहीं देना चाहते थे। उनमें से अधिकतर ब्रह्मवीर स्तर के थे, बाकी अनंतवीर स्तर के, लेकिन उनमें से किसी को डर नहीं था। वो तो पहले ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तो उन्होंने इन बची सांसों पर बस एक दांव लगाया था। पितृराज धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आवाज गंभीर थी, चूंकि सभी सहमत हैं तो 1 महीने बाद हम दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर चढ़ाई शुरू करेंगे। 1 महीने का वक्त क्यों? ये एक समय सीमा थी आर्यन को बाहर निकालने के लिए। दक्षिण तरंग महाद्वीप नहीं बल्कि उनका असली लक्ष्य था आर्यन। 3 दिन बाद एक गुप्त ठिकाने पर। तूने क्या कहा? मेघना ने चौंक कर पूछा। अमर महल दक्षिण तरंग महाद्वीप पर हमला करने जा रहा है। वह तुरंत खड़ी हो गई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुरंत सूचना दो, सभी को एकांतवास से बाहर बुलाओ। हमें दक्षिण तरंग महाद्वीप पहले पहुंचना होगा। कुछ ही देर में गौरांग, जग्गा, औजा और बाकी सभी दौड़ते हुए आए। वो बूढ़ा हरामी फिर कुछ करने जा रहा है। गौरांग ने गुस्से में कहा, कमबख्त, मैंने अभी तक उस पर हमला नहीं किया और वह हम पर हमला करने की सोच रहा है। पिछले 1 साल के एकांतवास में उसने एक और लेवल पार कर लिया था। जग्गा ने पूछा, ये क्या माजरा है? मेघना ने उन्हें अभी अभी मिली खबर बताई। गौरांग ने तुरंत कहा, फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से दक्षिण तरंग महाद्वीप चलो। वो मास्टर का घर है, उसकी हर चीज वहां है। हमें दक्षिण तरंग महाद्वीप को हर हाल में बचाना होगा। मेघना ने आरू की ओर देखा। छुटकी, क्या तू अभी भी आर्यन को महसूस नहीं कर पा रही? आरू ने उदासी में धीरे से सिर हिलाया। 1 साल और 2 महीने हो गए। मैं भाई आर्यन की आभा को बिल्कुल नहीं महसूस कर पा रही। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए हो। हर दिन वो आर्यन की आभा को महसूस करने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती थी। फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, मुझे यकीन है कि भाई आर्यन जरूर लौटेगा। मेघना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको यकीन है। उसने बाकी लोगों की ओर देखा, फिर एक पल के लिए रुक गई। एस्फीरा कहाँ है? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि एस्फीरा वहां नहीं थी। एक सेवक ने कहा, एस्फीरा जी प्रशिक्षण कक्ष में नहीं है। गौरांग ने बड़बड़ाया, उसे कोई जरूरी काम होगा। मेघना ने कहा, मुझे लगता है अब तक उसे भी दक्षिण तरंग महाद्वीप पर अमर महल के हमले की खबर मिल चुकी होगी। तो उसकी चिंता मत करो, वो खुद दक्षिण तरंग महाद्वीप आ जाएगी। अब हमें जो करना है वो है अमर महल से पहले दक्षिण तरंग महाद्वीप पहुंचना। सब जल्दी तैयार हो जाओ, 2 घंटे बाद हम रवाना होंगे। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। पितृराज ने 1 महीने का वक्त इसलिए दिया था ताकि आर्यन के पास बाहर आने का मौका हो, लेकिन इसके पीछे उसका एक गहरा मकसद भी था। वह चाहता था कि आर्यन की सेना दक्षिण तरंग महाद्वीप में इकट्ठा हो। इससे उसे एक एक करके उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही उसे खबर मिली कि मेघना अपने समूह के साथ दक्षिण तरंग महाद्वीप की ओर रवाना हो गई थी।
पितृराज ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी, क्या मूर्खों का झुंड है। वे सचमुच दक्षिण तरंग महाद्वीप चले गए। अच्छा हुआ, इससे मेरा वक्त बचेगा। मैं तुम सबको एक ही बार में पकड़ लूंगा। आर्यन, तेरे पास अब 27 दिन बाकी हैं। अगर तू बाहर नहीं आया तो तेरे सब लोग मारे जाएंगे। हाँ, दक्षिण तरंग महाद्वीप तबाह हो जाएगा, वहां एक तिनका भी नहीं बचेगा। इस बार पितृराज ने मारने का पक्का इरादा कर लिया था, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। वो पहले ही अपनी मृत्यु के करीब था। अगर वो ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया तो वो दक्षिण तरंग महाद्वीप के हर व्यक्ति को खत्म कर देगा। डॉक वर्ल्ड में छी छी छी। आर्यन ने लगातार कई छींकें मारी और हंसते हुए बोला, कमबख्त, कौन मुझे कोस रहा है। वो आराम से बैठकर आग पर मांस भून रहा था। उसने एक नज़र घाटी में देखा और सोचा, लगता है जल्द ही सब साफ हो जाएगा। बेहेमूथ बीस्ट की हर गर्जना और हमले के साथ अंबरकुल के योद्धा और शिष्य धूल में मिल रहे थे। पर आर्यन के लिए ये केवल मारकाट का खेल नहीं था, यह एक खजाने की खोज थी। उसकी स्पेस रिंग, जो एक विशाल महल जितनी जगह रखती थी, अब पूरी तरह भर चुकी थी। आमतौर पर स्पेस रिंग केवल कुछ वर्ग मीटर की होती है, लेकिन आर्यन की स्पेस रिंग सामान्य नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये कभी भरेगी, लेकिन अब ये इतनी भरी थी कि एक तिनका भी नहीं समा सकता था। उसने 3 राक्षसों और 4 राक्षसी ड्रैगनों को तो केवल इसलिए बुलाया था ताकि वे गुलामों की तरह रहस्यमयी संदूकों को लाद सके। पिछले 1 साल में आर्यन ने जितना भी वक्त बिताया, ये सबसे बेफिक्र समय था। बेहेमूथ के साथ वह एक अजेय योद्धा बन गया था। हालांकि एक बात उसे खाए जा रही थी, वो नहीं जानता था कि इन रहस्यमयी संदूकों में क्या है। उसे धरती लौटने तक इंतजार करना होगा। चलो सब आ जाओ, खाना तैयार है। आर्यन ने सेवक की तरह 1 घंटी बजाई। इस आवाज को सुनते ही बेहेमूथ की आंखें चमक उठी। वो धुएं की तरह तेजी से लौटा, उसका मुंह लार से गीला था और वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठ गया। ये भुना हुआ हाथी का पैर तेरा है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। तुमने आज अच्छा काम किया। सिल्वर राक्षसी ड्रैगन धीरे से पास आया। उसका शरीर पूरा संदूकों से ढका था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो शिकायती लहजे में बोला, मास्टर, हमारा हिस्सा कहाँ है। आर्यन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम लोग खाने की बात करते हो। मैंने कहा था कि कुछ दर्जन संदूकें और उठा लो, लेकिन तुमने तो मुझे निराश किया। फिर उसने एक पल रुककर पूछा, वैसे तू कौन सा राक्षसी ड्रैगन है। सिल्वर राक्षसी ड्रैगन का मुंह बन गया। मास्टर, ये कैसा मजाक है। कोई भी मेरा रंग देखकर बता सकता है मैं सिल्वर राक्षसी ड्रैगन हूँ। आर्यन हंसते हुए बोला, चलो छोड़ो, ये लो, ये तुम सभी भाइयों के लिए है। हातिम, जो भुना हुआ मांस चबा रहा था, पास आया और बोला, मास्टर, हमें धरती से आए लगभग 1 साल हो गया है। हम कब लौट रहे हैं। मीनराज ने भी कहा, मैं भी वापस जाना चाहता हूँ। वीरन हंसते हुए बोला, वापस जाकर क्या करेगा, यहाँ कितना मजा है। अरहत ने गुस्से में जवाब दिया, मजा। यहाँ हमारी सब शक्ति लौकिक नियमों से बंधी है। चाहे कुछ भी कर लें, हम शक्तियाँ नहीं बढ़ा सकते। इसका क्या फायदा। मैं भी वापस जाना चाहता हूँ। इतने लंबे समय तक बाहर रहने से मुझे डर है कि दक्षिणी क्षेत्र में कुछ गलत न हो जाए। आर्यन ने इन सब बातों के बारे में सोचा था, लेकिन उसे यकीन था कि जब तक वो प्रकट नहीं होता, दक्षिण तरंग महाद्वीप सुरक्षित रहेगा। पितृराज उसे चाहता था तो वो उसे दबाने के लिए उसके लोगों का उपयोग करेगा। उन्हें मारने पर उसका ही नुकसान होता, लेकिन ये सिर्फ उसका अनुमान था। वास्तव में वो उन लोगों के लिए बहुत चिंतित था। बेहेमूथ जब इस घाटी को साफ कर लेगा तब हम यहाँ से निकलेंगे, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। बेहेमूथ ने पागलपन से खाना शुरू किया। आधे मिनट से भी कम समय में उसने हाथी के पैर को पूरी तरह निगल लिया, हड्डियों सहित। यहाँ और है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। बेहेमूथ ने एक बच्चे की तरह हंसी हंसी। वह आर्यन पर पूरी तरह निर्भर था। दासियों हजारों सालों में वह कभी इतना खुश नहीं रहा था। खाने के बाद उसने फिर से दुश्मनों का पीछा शुरू कर दिया। हालांकि एक बात आर्यन को समझ नहीं आ रही थी, वो पिछले 1 साल से अंबरकुल के लोगों का शिकार कर रहा था, फिर भी वे घाटी छोड़कर नहीं गए। अचानक पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, क्योंकि वो भाग नहीं सकते। हाँ, आर्यन चौंक गया। वो भाग क्यों नहीं सकते। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, मैं लंबे वक्त से इसी बारे में सोच रहा हूँ और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यह जगह डार्क वर्ल्ड में कोई गुप्त क्षेत्र है, जैसे धरती पर योग क्षेत्र, ड्रैगन क्षेत्र और हिम क्षेत्र। आर्यन हैरान रह गया। पूर्वज, क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने टेलीपोर्टेशन द्वार को इस गुप्त क्षेत्र में लाया था। पूर्वज रुद्रदेव ने जवाब दिया, हाँ, ये एक चतुर चाल है, इस तरह कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। तो वो अब तक इस गुप्त क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं गए, आर्यन ने पूछा। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को ये गुप्त क्षेत्र खोलना आता था उसे तूने मार दिया। अब उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे खोलना है, इसलिए वो यहीं छिपे हुए हैं। पूर्वज रुद्रदेव ने सही अनुमान लगाया था। गुप्त क्षेत्र को खोलने वाला एकमात्र व्यक्ति पीले कपड़ों वाला आदमी था, जिसे बेहेमोथ ने सबसे पहले खत्म किया था। अब कोई भी इस क्षेत्र को नहीं खोल सकता था और अंबरकुल के लोग घाटी में फंस गए थे।
टेलीपोर्टेशन द्वार करोड़ों वर्षों से गायब था और इसका असली कारण ये था कि अंबर कुल के पूर्वज इसे डार्क वर्ल्ड में ले आए थे। ये उस समय की बात है जब धरती की ऊर्जा अपने चरम पर थी और तात्काल कोई ज्यादा बड़ी बाधा नहीं थी। लेकिन तब से अब तक ये खजाना अंबर कुल में बस एक विरासत के तौर पर संजोया गया था, क्योंकि किसी को भी इसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता था। लेकिन अब अंबर कुल के लोगों ने न केवल वो तरीका खोज लिया था, बल्कि इसकी मदद से वो ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजाने को भी पाना चाहते थे। डार्क वर्ल्ड की अन्य शक्तिशाली ताकतों से बचकर उन्होंने द्वार इस गुप्त क्षेत्र में छिपाया और सारी योजनाएं अंजाम दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आर्यन उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर देगा। आर्यन ने फिर से पूछा, पूर्वज हातिम और बाकियों ने पहले यहाँ आकर विकास की शक्तियाँ प्राप्त की थी, तो वो शक्ति कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं मिला। वो यहाँ केवल किंग्स को मारने के लिए नहीं आया था, उसका लक्ष्य था विकास शक्ति पाना जो उसे ब्रह्मवीर स्तर तक पहुँचा दे। लेकिन अब तक उसे कुछ भी नहीं मिला था। रुद्रदेव ने हल्के से हंसते हुए कहा, हातिम वीरन और बाकियों ने शायद उतनी विकास शक्ति नहीं पाई जितनी तूने अकेले ने पाई है। हाँ, आर्यन भ्रमित था, उसे तो विकास शक्ति का कोई एहसास ही नहीं हुआ था। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, तेरे उन काले संदूकों में। आर्यन, मुझे नहीं पता कि तूने कैसे ऐसा किया और इतनी शक्ति प्राप्त की, लेकिन हर बार जब तू किसी को मारता है या कोई बीस्ट मारता है, तेरी स्पेस रिंग में कुछ चीजें आती हैं। मुझे लगता है कि यह तेरा सबसे गहरा रहस्य है। उन काले संदूकों में वो सब है जो तू चाहता है। पूर्वज रुद्रदेव 8-9 साल से आर्यन के साथ थे। वो जानते थे कि आर्यन में एक विशेष शक्ति है, लेकिन वो यह नहीं जानना चाहते थे कि वह क्या है। अगर आर्यन बताना चाहता तो वो पहले ही बता देता। सिस्टम के अस्तित्व के बारे में आर्यन एक शब्द भी नहीं कहेगा। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, पूर्वज आप भी इन संदूकों को जल्दी खोलना चाहता है ना? पूर्वज रुद्रदेव ने जवाब दिया, तुझसे भी ज्यादा। मैं तो एक पूरी दावत खाना चाहता हूँ। फिर दोनों एक साथ ठहाका लगाकर हंसे। 20 दिन बाद घाटी में अंबर कुल का आखिरी योद्धा भी बेहेमोथ के एक थप्पड़ से उड़ गया। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने गुप्त क्षेत्र में अंबर कुल के हर व्यक्ति को साफ कर दिया है। तुम्हें 1 लाख एक्सपी पॉइंट, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट और 10,000 शॉप पॉइंट मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुमने टेलीपोर्टेशन द्वार मिशन को सक्रिय किया है। मिशन, टेलीपोर्टेशन द्वार को तोड़ो। स्तर SSS रैंक। समय 3 मिनट। इनाम लेवल जोड़ 1। टेलीपोर्टेशन द्वार पर नियंत्रण। तारांकन, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? आर्यन के जवाब देने से पहले ही सिस्टम ने खुद ही इसे स्वीकार कर लिया। मिशन स्वीकार। अगर मिशन विफल होता है तो आप हमेशा के लिए इसी गुप्त क्षेत्र में फंसे रहेंगे। मिशन 3 सेकंड में शुरू होगा। 3, 2, 1। सिस्टम द्वारा खुद ही SSS रैंक मिशन स्वीकार करने के तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। केवल 3 मिनट और टेलीपोर्टेशन द्वार को तोड़ना था, वरना वो हमेशा के लिए यही फंसा रह जाएगा। कमबख्त, आर्यन ने गर्जना की, सब लोग जल्दी से टेलीपोर्टेशन द्वार पर हमला करो, जल्दी जल्दी। हातिम चौंक गया, लेकिन बिना सोचे समझे उसने तुरंत अपनी क्रेगन गॉड शक्ति को मुट्ठियों में संचित किया और टेलीपोर्टेशन द्वार पर जोरदार हमला किया। वीरन ने भी यही किया, अपनी पूरी काल शक्ति से हमला किया। मीनराज, जो थोड़ा अधिक सचेत था, ने कहा, मास्टर, अगर हम टेलीपोर्टेशन द्वार को तोड़ देंगे तो हम वापस कैसे जाएंगे? इस सवाल ने आर्यन को झकझोर दिया। धत तेरी की, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। उसने मन ही मन में कहा, अगर टेलीपोर्टेशन द्वार टूट गया तो हम धरती पर कैसे लौटेंगे? सिस्टम ने केवल ये कहा था कि वह टेलीपोर्टेशन द्वार पर नियंत्रण प्राप्त करेगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि क्या वो इसे दोबारा सक्रिय कर पाएगा। और इससे भी जरूरी बात, हातिम का हमला जो इतना शक्तिशाली था कि पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था, टेलीपोर्टेशन द्वार पर बेअसर रहा। द्वार जरा सा भी नहीं हिला। वीरन का हमला भी बेकार गया। आर्यन ने गर्जना की, बेहेमोथ तू जा। बेहेमोथ ने एक गहरी गर्जना की और अपने विशाल हाथ से द्वार पर हमला किया। उसकी ताकत इतनी प्रचंड थी कि यह अब तक आर्यन ने देखी सबसे ताकतवर शक्ति थी। लेकिन टेलीपोर्टेशन द्वार अडिग रहा, उसमें एक खरोंच तक नहीं आई। बेहेमोथ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और दोबारा हमला किया। द्वार फिर भी नहीं हिला। आर्यन अवाक रह गया। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर की चमक लहराई और उसने पूरी ताकत से वार किया। 1,03,023। द्वार के ऊपर एक लंबा HP बार उभरा। आर्यन ने जब गिनती की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, कमबख्त, 10 अरब HP। सिस्टम, क्या तू मुझे मारना चाहता है? और भी आश्चर्यजनक बात, उसका हमला जो हातिम और बेहेमोथ की तुलना में कमजोर था ही एकमात्र था जिसने द्वार को नुकसान पहुंचाया। बेहेमोथ, हातिम और वीरन के हमलों का कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब था कि टेलीपोर्टेशन द्वार को केवल आर्यन ही तोड़ सकता था। ये सिस्टम का नियम था। आर्यन ने मन ही मन सिस्टम को कोसा। बिना एक और शब्द कहे वो पागलपन से हमला करने लगा। ड्रैगन कट, डॉग ड्रैगन गॉड स्लैश, स्वॉर्ड सेंट 81 वार तकनीक, सुपर सोल मोड, फलक हथेली। आर्यन ने अपनी हर तकनीक का इस्तेमाल किया। वो इतनी तेजी से हमला कर रहा था कि उसे बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा था।
10 अरब HP को 3 मिनट में खत्म करना असंभव था, लेकिन वो यहाँ फंसना नहीं चाहता था। उसे किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना था। फलक तलवार। आकाश से सुनहरी चमक के साथ एक विशाल तलवार गिरी। टेलीपोर्टेशन द्वार की आभा विकृत हो गई और वो बुरी तरह से हिलने लगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। धरती पर मेरे अपने मारे जाएंगे। उसने एक कदम पीछे लिया। और अगर मैं सफल हो गया लेकिन टेलीपोर्टेशन द्वार दोबारा सक्रिय नहीं हुआ तो क्या हम सच में वापस जा पाएंगे? सिस्टम। वो बेहद गुस्से में था। ये बकवास मिशन मुझे मौत की ओर धकेल रहा है। लेकिन अभी ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत चारों वॉर गॉड्स की ओर मुड़ा और चिल्लाया, तुम चारों अंदर जाओ जल्दी। सिल्वर राक्षसी ड्रैगन, तुम चारों भाई रास्ता दिखाओ। दानुज राक्षस, धरती राक्षस, थंडर राक्षस, तुम तीनों पीछे रहो। जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जाओ। तुम्हें हर हाल में बाहर निकलना है, समझे? हातिम ने तुरंत पूछा, मास्टर तुम क्या करोगे? आर्यन ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी, चिंता मत करो, कोई भी बाधा तेरे मास्टर को नहीं रोक सकती। तुम लोग वहां मेरा इंतजार करना। अगर मैं 3 दिन में बाहर नहीं आया तो तुम सीधे दक्षिण तरंग महाद्वीप की ओर निकल जाना। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाऊंगा। ये एक आदेश है, अब जल्दी करो। समय जीवन था और आर्यन इस वक्त मृत्यु के देवता के साथ दौड़ रहा था। हातिम ने दांत पीसे। उसे यकीन था कि आर्यन के इस फैसले के पीछे कोई कारण है। वो टेलीपोर्टेशन द्वार में प्रवेश कर गया और चिल्लाया, मास्टर हम तेरा इंतजार करेंगे। बेहेमोथ तू भी उनके साथ जा, आर्यन ने कहा। वो बेहेमोथ की ओर देख रहा था जिसका विशाल शरीर एक पहाड़ की तरह खड़ा था। पिछले 1 साल में वह भी आर्यन के दिल के करीब आ गया था। लेकिन बेहेमोथ ने सिर हिलाया। मास्टर मैं आपके साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वास्तव में वो आर्यन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसके अलावा वो अब डॉक वर्ल्ड के सिवा वापस किसी स्पेस में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसके दिल में एक गहरा दर्द था। वह आर्यन से बिछड़ने वाला था, लेकिन उसने अपने दर्द को छिपाया और एक मासूम मुस्कान के साथ कहा, मास्टर तुम कर सकते हो, तुम जरूर कर सकते हो। उसकी आंखें अनजाने में नम हो गईं। आर्यन को अभी तक इस सच्चाई का पता नहीं था। वो उस पर जोर से चिल्लाया, बेहेमोथ बात मान, जल्दी उनके साथ बाहर निकल। बेहेमोथ ने फिर सिर हिलाया, मास्टर मैं नहीं जाऊंगा। तभी पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, आर्यन बेहेमोथ बीस्ट अपने जीवन में बस एक लोग चुन सकता है। जब उसने तेरे साथ डॉक वर्ल्ड में आने का फैसला किया तो इसका मतलब था कि वह इसे कभी नहीं छोड़ सकता। वो बाहर नहीं जा सकता। वो ये बात जानता है, इसलिए उसने यहाँ रुकने का फैसला किया। बेहेमोथ स्पेस का एक प्राणी था। एक बार उसने कोई लोक चुन लिया तो वो जीवन भर उसी लोक पर बंधा रहता था। आर्यन ने उसकी मदद की थी और वह बिना झिझक के उसके साथ यहाँ आ गया। डॉक वर्ल्ड में आर्यन के साथ आना और यह 1 साल, यह उसके 10,000 वर्षों में सबसे खुशी भरा समय था। आर्यन का दिल दुख से भर गया। पूर्वज तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? पूर्वज रुद्रदेव चुप रहे। वो जानते थे कि उन्होंने यह बात क्यों छिपाई थी। आर्यन की प्रकृति को जानते हुए अगर उसने ये सब पहले बता दिया होता तो वह बेहेमोथ को डार्क वर्ल्ड में कभी नहीं लाता। और अगर वो और चारों वॉर गॉड्स अकेले आते तो वो तुरंत मारे जाते। पूर्वज रुद्रदेव को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। भले ही आर्यन उन्हें कोसता, फिर भी वे इस फैसले को नहीं बदलते। अगर आर्यन को ये सब पहले पता होता तो वो बेहेमोथ को वहीं छोड़ देता। ऐसे सुपर प्राणी को काबू में करने वाला आर्यन पहला व्यक्ति था। रुद्रदेव को ये देखकर वास्तव में आश्चर्य हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि आर्यन ऐसा शक्तिशाली साथी खो दे। आर्यन ने बेहेमोथ की नम आंखों को देखा। उसका दिल इतना दुखी था कि वो बयान नहीं कर सकता था। बेहेमोथ ने भी उसकी ओर देखा और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, पिताजी ने कहा था कि बिछड़ना छोटा होता है, यह अगली मुलाकात की तैयारी के लिए होता है। मास्टर हम फिर से मिलेंगे। मैं डॉक वर्ल्ड में तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन इस वक्त आर्यन दुविधा में था। एक तरफ उसका साथी था और दूसरी तरफ उसका परिवार। उसने पहले कभी इतना मुश्किल निर्णय नहीं लिया था। वो बेहेमोथ को खोना नहीं चाहता था। बेहेमोथ की अडिग आंखों को देखकर आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। बेहेमोथ मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। ये कहते हुए आर्यन की मुट्ठियों से तीव्र शक्ति निकली। उसने गर्जना की 10वें लेवल की सोलस्टम तकनीक, सुपर सोल मोड, 10 लाख पहाड़ तोड़ मुके। उसके दोनों मुक्कों ने लगातार पागलपन से हमले किए बिना रुके। आखिरी सेकंड में टेलीपोर्टेशन द्वार की आभा पूरी तरह बिखर गई। द्वार टूट गया और आर्यन अनंत अंधेरे में गिर गया। बेहेमोथ को धीरे धीरे दूर होते देख वह चिल्लाया, मेरा इंतजार करना। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, टेलीपोर्टेशन द्वार मिशन पूरा करने के लिए तुम्हें इनाम के रूप में लेवल जोड़ 1 और टेलीपोर्टेशन द्वार का नियंत्रण प्राप्त हुआ है। बधाई हो आर्यन, तुमने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर 9वें लेवल का अनंतवीर। टेलीपोर्टेशन द्वार टूटते ही आर्यन को अंतरिक्ष में बहती अदृश्य शक्तिशाली धाराओं ने खींच लिया था। उसका शरीर तेजी से घूम रहा था और उसकी चेतना धुंधली हो रही थी। पूर्वज रुद्रदेव ने चेतावनी दी, आर्यन जागो।
जागो। टेलीपोर्टेशन द्वार ढह चुका था और गुप्त क्षेत्र गायब हो गया था। बेहेमोथ का क्या हुआ? क्या वो अभी भी वहां होगा? आर्यन का दिल इस सवाल से भारी था, लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। पूर्वज रुद्रदेव की गर्जना ने उसे होश में ला दिया। पूर्वज, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता, पूर्वज रुद्रदेव ने चिंतित आवाज में कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि टेलीपोर्टेशन द्वार टूटने से स्पेस नियमों में कोई गड़बड़ हुई और तुम उसके द्वारा खींच लिए गए। अब तुम शून्य धाराओं में फंसे हो, अगर जल्दी नहीं की तो। वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही एक खतरनाक लहर आर्यन के शरीर से टकरा गई। उसका सारा शरीर झटके से कांप उठा, बाल खड़े हो गए और उसकी नसें फटने की कगार पर थीं। लेकिन तभी वो लहर उसके शरीर में नसों के माध्यम से दिमाग में दाखिल हुई और एक धमाके के साथ फटी। ये किस तरह की शक्ति है? हालांकि आर्यन का शरीर बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उस झटके में उसे अजीब सी शक्ति महसूस हुई। ये कैसी शक्ति है? वह भी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। बधाई हो आर्यन, तुम्हें शून्य शक्ति मिली है। क्या तुम इसका अवशोषण जारी रखना चाहते हो? हाँ, आर्यन ने बिना सोचे कहा, मुझे इसे अवशोषित करना ही होगा। उसने तुरंत शून्य शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर लिया। फिर उसने रुद्रदेव से कहा, पूर्वज, थोड़ी देर के लिए मेरी रक्षा करो। पूर्वज रुद्रदेव का स्वर कांप रहा था। ये शून्य धाराएं हैं, तू चिंता मत करो, आर्यन ने गंभीरता से कहा। यह मेरे लिए एक मौका है। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे सहन कर सकता हूं। वो डॉक वर्ल्ड में केवल लेवल बढ़ाने के लिए नहीं आया था। उसका लक्ष्य था ऐसी शक्ति प्राप्त करना जो किसी भी ब्रह्मवीर को पल में कुचल सके। अब जब ये शक्ति उसके सामने थी तो वो इसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था। आओ, उसने गर्जना की। शून्य धाराओं ने और भी उग्रता से हमला किया। आर्यन ने भी अपनी सारी शक्तियों को सक्रिय कर दिया। उसका मन, उसकी चेतना, उसकी ब्लड लाइन, सब कुछ उसने खोल दिया। उसका शरीर पागलपन की हद से उन शून्य धाराओं की शक्ति को अवशोषित करने लगा। उसे नहीं पता था कि ये एसएसएस रैंक के मिशन का सर्वोच्च इनाम था, शून्य शक्ति। ये केवल उसके लिए थी। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था, हालांकि उसकी हर कोशिका विकसित हो रही थी, बदल रही थी। शक्ति, शक्ति, मुझे और शक्ति चाहिए। आर्यन का खून उबल रहा था। धरती पर 3 दिन पूरे हो गए हैं, हातिम ने कहा। वो गायब हो चुके टेलीपोर्टेशन द्वार की ओर देख रहा था। मास्टर ने कहा था कि अगर 3 दिन में वो बाहर नहीं आया तो हमें दक्षिण तरंग महाद्वीप जाना है। अरहत ने धीरे से आंखें उठाईं। मास्टर, वो उसने वाक्य पूरा नहीं किया। वीरन की आवाज कांप रही थी। नहीं मास्टर, को कुछ नहीं होगा। उसके साथ बेहेमोथ है, उसे कुछ नहीं होगा। वे टेलीपोर्टेशन द्वार से बाहर निकल आए थे, पर दक्षिण तरंग महाद्वीप की ओर का द्वार भी गायब हो चुका था। अब वहां केवल 2 पत्थर के खंभे बचे थे। इनाया, जो खंभों के सामने खड़ी थी, ने कहा, आर्यन जरूर बाहर आएगा। वो जरूर आएगा। पिछले 1 साल से अधिक समय से वह एक दिन भी वहां से नहीं हटी थी। मीनराज ने अपनी भावनाओं को दबाया और दृढ़ स्वर में कहा, मास्टर के आदेश का पालन करो। हम दक्षिण तरंग महाद्वीप जा रहे हैं। भाभी, तुम भी हमारे साथ चल रही हो। आर्यन के शब्द उनके लिए आदेश थे। चाहे कुछ भी हो, वे उसका पालन करते थे। दूसरी ओर अमर महल के योद्धा त्रिकाल द्वीप को पार कर चुके थे। दक्षिण तरंग महाद्वीप हमारे सामने है, शत्रुघ्न ने अपने बगल में उड़ते पितराज से कहा। ये वाकई अजीब है, यहाँ तो अमर ऊर्जा बिल्कुल नहीं है। यह एक ही लोक है, फिर यहाँ ऊर्जा इतनी कमजोर क्यों है? लाखों सालों से कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया था। यही कारण था कि दक्षिण तरंग महाद्वीप को कचरे की भूमि कहा जाता था। दारकाश ने ठंडी हंसी हंसी। इसकी चिंता मत करो, हमें बस आर्यन चाहिए। अगर वो अब भी नहीं आया तो हमें कार्रवाई करनी होगी। क्या अब एक मामूली से दक्षिण तरंग महाद्वीप के लिए हमें अपने हाथ गंदे करने होंगे? चंद्रनेत्र ने कहा। उसके पीछे जारीफ भी था, जिसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। हा, हम में से ज्यादातर ब्रह्मवीर है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था पश्चिमी राक्षसी पूर्वज और सुप्रीम एल्डर दोनों हमसे 2 लेवल ऊपर होंगे। शत्रुघ्न हंसते हुए बोला। पितराज बहुत अच्छे से जानता था इसके लिए उन्होंने क्या कीमत चुकाई थी, इसलिए वो थोड़े गुस्से में बोला, बकवास बंद करो। हमें ड्रैगन क्षेत्र का खजाना चाहिए, तो हम जितने शक्तिशाली होंगे उतना अच्छा होगा। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। दक्षिण तरंग महाद्वीप सिंह साम्राज्य में सिंह सेना एकत्रित हो चुकी थी। इन वर्षों में वो दक्षिणी तरंग महाद्वीप नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन उनकी शक्तियों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था। उन्होंने लगातार अभ्यास किया था और अब सिंह सेना पूरी तरह बदल चुकी थी। 10,000 सैनिकों ने ड्रैगन ब्लड लाइन को सक्रिय किया था और बेहद शक्तिशाली बन चुके थे। रूबी ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, दादाजी वे आ गए। वज्रनाथ सिंह के शरीर से एक प्रचंड ऊर्जा फूटी। उसने सिंह सेना की ओर देखा और बोला, तुम सबने सुना, वे आ गए। वे अभिमानी अमृतद्वीप वाले आ गए हैं। सिंह सेना अब 9 साल पहले वाली नहीं थी।
यह अब एक अभूतपूर्व शक्ति थी। वज्रनाथ सिंह ने अपने स्टील भाले को कसकर पकड़ा और दूर की ओर देखा। आओ आओ कुत्तों, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सिंह परिवार की असली शक्ति क्या है। इसी बीच शून्य धाराओं में ऊर्जा की तीव्रता कम हो रही थी। अंतिम शून्य ऊर्जा की धारा भी आर्यन के शरीर में समा गई। बधाई हो आर्यन, शून्य शक्ति अवशोषण पूरा हो चुका है। तुम्हें एक 10वें लेवल की इमोर्टल रूट मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? तारांकन, आर्यन ने तुरंत कहा, फ्यूज करो। उसी पल एक प्रचंड शक्ति उसके शरीर से फूटी। उसके बाद आर्यन ने अपनी 2 उंगलियों से चुटकी बजाई और जो टेलीपोर्टेशन द्वार पहले टूट चुका था पूरी तरह ठीक हालत में उसके सामने प्रकट हुआ। पहले वह इसे काबू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो इसका पूर्ण नियंत्रण कर सकता था। कृपया मंजिल सेट करें, केवल धरती पर। मंजिल, आर्यन ने एक पल सोचा, तभी उसकी आंखें ठंडी हो गई। घास को जड़ से उखाड़ो वरना ये फिर से फूट आती है। अमर महल। अचानक अमृतद्वीप के आसमान में एक दरवाजा खुला। टेलीपोर्टेशन द्वार की चमक से निकलकर आर्यन हवा में खड़ा था। उसकी नजरें सामने अमर महल पर टिकी थीं। उसने गहरी गर्जन भरी आवाज में कहा, पितृराज कमीने बाहर निकल। उसकी आवाज आकाश को चीरती हुई लाखों मील तक फैल गई। नक्षत्र नगर, जो हाल ही में पुनर्निर्माण के बाद चमक रहा था, इस आवाज के दबाव को सहन नहीं कर सका। अनगिनत इमारतें ढह गईं और कुछ शाही योद्धा पल में मारे गए। सप्तचक्र महाविद्यालय में तो इसका और अधिक असर हुआ। वहां की इमारतें भी एक के बाद एक ढह रही थीं और शिष्यों से लेकर मास्टर तक मारे गए। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी। उसका दिल उत्तेजना से कांप उठा। कम भक्त, क्या मैं अब इतना शक्तिशाली हो गया हूँ? बस चिल्लाने भर से लोग मर रहे हैं। वर्तमान आर्यन 1.5 साल पहले के आर्यन से पूरी तरह अलग था। शून्य शक्ति के अवशोषण के बाद उसकी ताकत अभूतपूर्व रूप से बढ़ी थी। उसकी केवल एक गर्जना में ही इतनी प्रचंड शक्ति थी कि वो स्वर्गवीर स्तर के योद्धाओं को सीधे मार सकती थी। शक्ति क्या होती है? यही थी। आर्यन की गर्जना से अमर महल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। पूरा महल हवा में कांप रहा था। ये कौन है? कौन आया है? ये किसकी आवाज है? अमर महल के कुछ एल्डर्स के चेहरे पीले पड़ गए। अगर महल की सुरक्षा ना होती तो वह भी जमीन पर मृत पड़े होते। महल के किसी गहरे कोने में एक उत्साहित हंसी गूंजी। आर्यन तू आखिरकार आ गया। ये एल्डर व्यासदेव की आवाज थी। उसी समय अमर महल के कुछ एल्डर हवा में उड़कर बाहर आए। उन्होंने दूर खड़े आर्यन को घूरते हुए गर्जना की, ये कुत्ता कहाँ से आया जो यहाँ दुस्साहस कर रहा है? क्या तुझे पता है कि ये कौन सी जगह है? उनके वाक्य पूरा होने से पहले ही आर्यन का हाथ हिला। उसने अपनी छोटी उंगली नाक में डाली और एक काला कण उछाल दिया। शून्य शक्ति के साथ वह काला कण पलक झपकते ही एक एल्डर के सिर को भेद गया। वो आसमान से नीचे गिर गया और पल में मारा गया। आर्यन ने एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी। और कौन? उसे खुद नहीं पता था कि वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि एक नाक के कण से भी किसी को मार सकता था। यह एहसास उसे रोमांचित कर रहा था। पितृराज, इस बार मैं तेरी सारी पुश्तों तक को उखाड़ फेंकूंगा। उसने उत्तेजना से चिल्लाया। इसी शक्ति के कारण वो सीधे अमर महल आया था। वो इसे पूरी तरह मिटा देना चाहता था। इसलिए वो दक्षिणी तरंग महाद्वीप जाने के बजाय यहाँ आया था। उसकी योजना थी पहले पितृराज और उसके साथियों को खत्म करना। इससे दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अमर महल को देखते हुए आर्यन का दिल बैठ गया। कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसी दौरान नक्षत्र नगर और अमर महल में लोगों को पता चल गया कि हवा में खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। ये वही है। आर्यन, वो यहाँ क्यों है? यह क्या माजरा है? कुछ शून्य शिकारी उड़कर बाहर आए। उनके चेहरे ठंडे थे। कमीने, तूने क्या इस जगह को अपने बाप की जागीर समझा है जो यहाँ आकर घमंड दिखा रहा है? उनके वाक्य पूरा होने से पहले 4 आकृतियां पहले ही हमला कर चुकी थीं। 4 शक्ति विस्फोटों ने 4 शक्ति जाल बनाए जो आर्यन को बांध रहे थे। चारों शिकारियों के चेहरों पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। कमीने, मर जा। शक्ति जाल तेजी से आर्यन को कसने लगे जैसे कि वो उसे काट डालेंगे। अब ये कुत्ता नहीं बचेगा। शून्य शिकारियों का ये जाल जब एक साथ जुड़ता है तो ये बेहद खतरनाक हो जाता है। अनंतवीर भी इसका सामना नहीं कर सकते। हा, आर्यन, अब देख तू कितना घमंड करता है। अमर महल के कई लोग हंस रहे थे। लेकिन उसी समय आर्यन की आकृति अचानक गायब हो गई। आयामी रिफ्ट। आर्यन आयामों को चीरता हुआ आसानी से उस जाल से बाहर आ गया। वो एक शिकारी के सामने उतरा और बोला, मुझे घमंड करना पसंद है, तू मुझे काटेगा क्या? उसकी दाहिनी मुट्ठी हिली और बिना किसी खास शक्ति के उसने उस शून्य शिकारी के सिर पर मुक्के मारा। उसका सिर एक खरबूजे की तरह फट गया और शरीर तोप के गोले की तरह जमीन पर जाकर गिरा। आर्यन की छाया तेजी से हिली। एक के बाद एक हमला करती गई। एक मुक्का, एक मौत। चारों शून्य शिकारी लगभग 1 सेकंड में मारे गए। यह इतना तेज था कि कल्पना करना मुश्किल था। फिर आर्यन ने आसमान में तैरते अमर महल को घूरा जो एक विशाल द्वीप की तरह था। उसने गंभीर स्वर में कहा, पितृराज, जब तक तू बाहर नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ मारता रहूंगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत अमर महल के प्रवेश द्वार पर उतर गया।
बंद करो, जल्दी अमर महल का रक्षात्मक कवच खोलो। कई घबराई हुई आवाजें गूंजी। आकाश में एक विस्फोट हुआ। एक शक्तिशाली रक्षात्मक कवच सक्रिय हो गया जो एक ढाल की तरह था। ये इतना मजबूत था कि तोपें भी इसे भेद नहीं सकती थीं। लेकिन आर्यन ने ठंडी हंसी हंसी, इस तरह का कवच मेरे सामने काम करेगा। मूर्ख लोग। आयामी रिफ्ट। उसका शरीर आयाम में प्रवेश कर गया, लेकिन उसी पल एक शक्तिशाली शक्ति ने उसके आयाम को अवरुद्ध कर दिया। वो उसे भेद नहीं सका। हाँ, आर्यन ने फिर से कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। वो कवच को पार नहीं कर सका। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, लड़के, ये शक्ति कुछ खास है, ये धरती की तो बिल्कुल नहीं लगती। अचानक आर्यन को योग क्षेत्र में मिली अमर महल की गुप्त जानकारी याद आई। उसके दिल में हलचल मचने लगी। क्या ये सच में कोई गगनयान है? उसने मुट्ठियां कसी। मुझे परवाह नहीं कि यह गगनयान है या अमर महल, आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। आर्यन का शरीर आयामी दरार से बाहर निकला। उसने कवच के सामने खड़े होकर एक हाथ उस पर रखा और धीरे धीरे शांत होते हुए अपनी आंखें बंद की। वो क्या करने जा रहा है? क्या वो इस कवच को तोड़ना चाहता है? सुना है कि अमर महल के इस रक्षात्मक कवच को कोई नहीं तोड़ सकता। क्या आर्यन? लोग आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अचानक आर्यन की जलती हुई आंखें खुल गईं। उसने गर्जना की 10वें लेवल की सोलस्टम तकनीक पहाड़ तोड़ मुके। उसके दोनों हाथ हिल गए। 2 विस्फोटक ध्वनियां गूंजीं। उसकी मुट्ठियों पर 2 वज्र वानरों की विशाल आकृतियां उभरी जो कवच पर जोरदार हमला कर रही थीं। नोट: आदमखोर किंग कॉन्ग को वज्र वानर में चेंज कर दिया गया है। हालांकि इन मुक्कों से कवच तो नहीं टूटा, लेकिन अमर महल के ऊपर के बादल छट गए और पहली बार लाखों वर्षों में इसका असली रूप सामने आया। आर्यन ने आंखें उठाईं। उसका दिल कांप उठा। तेरी तो ये वाकई एक गगनयान जैसा है। यह अनंत रूप से विशाल था। यह आकाश को ढक रहा था, सूरज को छिपा रहा था। इसकी विशालता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों वर्ग मील में फैला नक्षत्र नगर भी इसके सामने कुछ नहीं था। नक्षत्र नगर के लोग भी हैरान थे। उन्हें कभी नहीं पता था कि उनके ऊपर का अमर महल इतना विशाल था। उनके लिए ये एक राक्षस था। यहाँ तक सप्तचर्क महाविघालय के तैरते पर्वत भी इसके सामने कंकड़ों जैसे थे। इसे देखकर आर्यन की आंखें चमक रही थीं। वो अब इसे किसी भी हाल में खुद के लिए पाना चाहता था। उसका मिजाज ही कुछ ऐसा था, जब भी कोई अनोखा खजाना दिखता वो उसे तुरंत कब्जाने की सोचता। अमर महल का स्वरूप अब सामने था। इसका अस्तित्व गहरा काला था, लेकिन इसकी आभा और दृश्य प्रभाव कहीं अधिक प्रचंड था। आर्यन इसके सामने एक छोटे काले बिंदु की तरह खड़ा था। कमबख्त, यह क्या बवाल चीज है? पूर्वज, क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? आर्यन ने मन ही मन पूछा। पूर्वज रुद्रदेव ने सिर हिलाया। नहीं, कभी नहीं देखा। उसी पल दग्धात्मा की अवमानना भरी आवाज गूंजी। नीच कीड़े कहीं के, दिव्य गश्ती यान तक नहीं देखा। दिव्य गश्ती यान? आर्यन का दिल कांप उठा। महान देव, ये दिव्य गश्ती यान क्या है? दग्धात्मा ने तिरस्कार के साथ कहा, मैं तुझे क्यों बताऊं? क्या मैं तुझे जानता हूं? तेरी तो, आर्यन ने गुस्से को दबाते हुए कहा। दग्धात्मा, जिस दिन मुझे तेरी कमजोरी पता चल गई, उस दिन मैं तुझे बताऊंगा कि तू मुझे पहचानता है या नहीं। वो सचमुच नाराज था। एक पेट उससे इस तरह बात कर रहा था। अगर दग्धात्मा इतना शक्तिशाली ना होता तो वो उसे अब तक पीट पीट कर अधमरा कर चुका होता। दग्धात्मा ने और भी तिरस्कार के साथ कहा, मेरी कमजोरी ढूंढना चाहता है? लड़के, यह मत सोच कि तूने कालकंच ताबूत से मुझे हरा दिया तो तू बहुत महान है। अगर मेरी थोड़ी सी शक्ति भी लौट आई तो मैं अपने एक बाल से तुझे कुचल दूंगा। वो भी बेहद नाराज था। वो अपने लोक में सर्वशक्तिमान था। उसने कभी इतनी बेइज्जती नहीं सही थी। यहाँ एक निचले लोक के इंसान ने उसे अपना पालतू बना लिया। उसका गुस्सा आर्यन से लाख गुना ज्यादा था। आर्यन ने जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो बाहर आ और अपने बाल से मुझे कुचल दे। बाहर आ, मेरे लिए बाहर आ। दग्धात्मा चुप रहा। आर्यन की अनुमति के बिना वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो बाहर नहीं निकल सकता था। आ, मुझे काट, आर्यन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। अपने बाल से कुचल दे दिखा। कमीने, मैंने तुझे बहुत सहन किया। दग्धात्मा आग बबूला हो गया। उसका पूरा शरीर लपटों से जल रहा था। लड़के, अगर हिम्मत है तो मुझे बाहर निकाल। आर्यन ने नीच मुस्कान के साथ कहा, मैं तेरी बहन को बाहर निकालूंगा। मैं तुझे नहीं निकालूंगा, तू अब ऐसे ही सड़ेगा। हा हा हा। दग्धात्मा का गुस्सा अब हत्या की हद तक पहुंच गया था। कमीने, एक दिन मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। आर्यन जरा भी नहीं डरा। उस दिन मैं तेरी नसें खींच लूंगा। अब चुपचाप पेट स्पेस में पड़ा रह। दग्धात्मा की नाक से चिंगारियां निकल रही थीं। उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। हफ हफ हफ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। कुछ मिनट गहरी सांसें लेने के बाद दग्धात्मा अचानक बोला, दिव्य गश्ती यान ये देवलोक की ओर से गश्त करता है। ये दिव्य शक्ति को अवशोषित करता है और धरती के जन्म के साथ ही प्रकट हुआ था। उद्देश्य बिल्कुल साधारण है। इसे मुझे दबाने के लिए भेजा गया था। धरती की भूपटल की हलचल के कारण यह जमीन से हवा में तैरने लगा। समझे? ये कहकर दग्धात्मा की आभा पेट स्पेस से गायब हो गई और वो अंधेरे में छिप गया।
वो अब आर्यन से और बात नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि उससे बातें कर कर वो गुस्से में पागल हो जाएगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, कुछ लोगों की फितरत सच में लात खाने वाली होती है। दग्धात्मा, मैंने पहले प्यार से पूछा लेकिन तूने गाली खाकर ही बताया। तू तो सच में एक कुत्ते से भी ज्यादा गया गुजरा है। हा हा हा। दग्धात्मा इतना गुस्सा हुआ कि उसने खून उगल दिया। इसके बाद आर्यन ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। अब उसका ध्यान दिव्य गश्ती यान के रक्षात्मक कवच को तोड़ने पर था। वो अंदर कैसे जाएगा? पूर्वज कोई तरीका है? उसने पूछा। वो दग्धात्मा से नहीं पूछना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वो जवाब नहीं देगा। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, नहीं, मैंने इस कवच को महसूस किया है। भले ही यहाँ दिव्य शक्ति ना हो लेकिन ये यहाँ की अमर शक्ति को लगातार अवशोषित कर रहा है और उसी से आपूर्ति प्राप्त करता है। ये बहुत शक्तिशाली है। आर्यन ने एक गहरी सांस छोड़ी। पूर्वज, आपका मतलब है कि अगर इसकी आपूर्ति को रोका जा सके तो ये टूट जाएगा? रुद्रदेव ने कहा, लड़के, ये लगभग नामुमकिन है। तू क्या करने की सोच रहा है? आर्यन ने उत्साह से हंसते हुए कहा, पूर्वज, कभी कभी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है और सबसे आसान, सबसे क्रूर और सबसे प्रभावी तरीका ही सबसे अच्छा होता है। सुपर सोल मोड। आर्यन का शरीर बदल गया। उसके बाल सुनहरे हो गए, उसका शरीर सुनहरी रोशनी से जल उठा और उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने रक्षात्मक कवच की ओर ठंडी मुस्कान बिखेरी। देखते हैं तू कब तक टिकता है। ये कहकर उसने अपनी मुट्ठियां हिलाईं और गर्जना की। आह! उसकी मुट्ठियां बिजली की तरह तेज थीं जो कवच पर एक ही जगह पर पागलपन से वार कर रही थीं। उसके हाथों की छाया इतनी तेज थी कि उन्हें देखना असंभव था। अमर महल के कुछ एल्डर रक्षात्मक कवच के पास खड़े थे। आर्यन के इस पागलपन भरे हमले को देखकर जब कवच जरा भी नहीं हिला वे हंसने लगे। सब कहते हैं कि तू आर्यन पागल है। मुझे तो लगता है तू मूर्ख है। अमर महल के कवच पर हमला। हा हा हा, ये सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ है जो मैंने देखी। आर्यन, घर जा और दूध पी। हा हा हा। एल्डर्स बेहद आत्मसंतुष्ट थे। अमर महल का कवच कोई नहीं तोड़ सकता था। ये अमर ऊर्जा को अवशोषित कर खुद को मजबूत बनाता था। ये वही शक्ति थी जो लाखों वर्षों से धरती पर कभी खत्म नहीं हुई थी। यहाँ की ऊर्जा सबसे घनी थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह कोई गगनयान है या फिर दिव्य गश्ती यान, पर उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि इसके कवच को तोड़ना नामुमकिन था। वहीं आर्यन सब कुछ मालूम होने के बावजूद हार नहीं मान रहा था। उसके मुक्के इतनी तेजी से कवच पर लग रहे थे मानो उल्कापिंड की बारिश हो रही हो। हर हमले में वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसके हर हमले में शून्य शक्ति की चिंगारियां भी उड़ रही थी। अमर महल के एल्डर्स अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। लड़के बस कर, आर्यन तू वाकई मूर्ख है। और जोर से मार खाना नहीं खाया क्या? हा हा हा। आर्यन के हमलों ने आकाश को अंधेरा कर दिया। नक्षत्र नगर के 10,000 मील के दायरे में उसकी शक्तियों के विस्फोट से सब कुछ कांप रहा था। बार बार एक के बाद एक मुक्कों ने कहर बरसा रखा था। अमर महल पितृराज का घोंसला था। अगर वह उसके घोंसले को बर्बाद कर देता तो यह उसकी आत्मा काटने जैसा होता। 10,000वां मुक्का। अचानक आर्यन के शरीर से शून्य शक्ति की एक धारा निकली। उसके हाथों पर वज्र वानरों की आकृति अब और भी भयानक राक्षसी जानवर में बदल गई और वो जानवर सीधे कवच से जा टकराया। कवच में दरार पड़ गई जिसे देखते ही आर्यन की आंखें आश्चर्य और उत्तेजना से चमक उठीं। हा हा हा, यही वक्त है। 10वें लेवल की सोल्स्टम तकनीक। 1000 गुना शक्तियां बाढ़ की तरह उसके शरीर में बहने लगी। हर नस फूल गई, खून उबलने लगा, आंखें गहरी काली हो गई। कवच पर एक दरार आ चुकी थी, इसका मतलब था कि वो इसे तोड़ सकता था। हालांकि इस दौरान गगनयान लगातार ऊर्जा को सोख रहा था और कवच को बनाए हुए था, लेकिन आर्यन ने इतने मुक्के मारे कि आसपास की ऊर्जा बेहद पतली हो चुकी थी। अब उसे लाखों मील के दायरे से अमर ऊर्जा को खींचना पड़ रहा था, लेकिन आर्यन उसे बिल्कुल भी ठीक होने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने दुष्ट मुस्कान के साथ गर्जना की। उसकी मुट्ठियां खून से सनी थीं, लेकिन वह दरार पर बार बार हमले कर रहा था। अंत में उसने मन ही मन चिल्लाया, फलक तलवार। एक विशाल चमकती तलवार आसमान से उतरी और ठीक उस दरार पर हमला किया। गगनभेदी धमाके के साथ दरार पूरी तरह चटक गई और कवच में एक बड़ा सा छेद बन गया। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए तुरंत अंदर घुस गया। उसके अंदर घुसते ही कवच कुछ ही पल में ठीक हो गया। ये गति इतनी तेज थी कि आर्यन भी चकित रह गया। ये सच में एक जबरदस्त खजाना है। अमर महल में उतरते ही आर्यन के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। वो उन एल्डर्स को देख रहा था जिनके चेहरों पर अब हंसी जम चुकी थी। हंसो मेरे लिए और हंसो। अब क्यों नहीं हंस रहे? हंसना तो दूर, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही थी और डर ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। हंसना नहीं चाहते हैं ना? अब मेरी बारी है। उसकी आकृति हिली। पलक झपकते ही वो एक एल्डर के सामने उतरा। उसकी आंखों में दुष्ट चमक थी। उसने एक ही मुक्के में उस एल्डर को जान से मार दिया। अमर महल के ये एल्डर्स बस मूलवीर स्तर के थे। आर्यन के लिए ये लोग बहुत कमजोर थे। वह थोड़ी सी शक्ति से उन्हें तुरंत मार सकता था। पितृराज बाहर निकल। आर्यन आगे बढ़ता गया और जहां भी वो गया वहां केवल लाशें बचीं।
नहीं, मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूँ आर्यन, मैंने कुछ नहीं किया। वो चीख रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन अमर महल के लोगों के लिए आर्यन के दिल में जरा भी दया नहीं थी। जब वो पहली बार अमर महल आया था तभी उसने ठान लिया था कि उसे इसे नष्ट करना है। अब जब वो यहाँ था वह मारना चाहता था, एक तिनका भी नहीं छोड़ना चाहता था। शून्य शिकारी भी बाहर निकले, लेकिन ड्रैगन स्लेयर के एक ही वार में वे सब मारे गए। वे लगभग 100 से अधिक थे, पर इस समय आर्यन की ताकत इतनी थी कि संख्या मायने नहीं रखती थी। जल्दी जल्दी कवच खोलो, मुझे बाहर जाना है, बचाओ सुप्रीम एल्डर, बचाओ। पूरा अमर महल चीखों से भर गया। इतिहास में ये पहली बार था जब अमर महल में इस तरह कत्लेआम हो रहा था। आर्यन जिसे देखता मार देता। उसे एक्सपी पॉइंट्स चाहिए थे, विशाल मात्रा में एक्सपी पॉइंट्स। ब्रह्मवीर स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी 1 अरब एक्सपी पॉइंट्स बाकी थे। महल के शीर्ष पर अंतिम दर्जन एल्डर्स कांप रहे थे और लगातार पीछे हट रहे थे। आर्यन अमर महल के भीतर चला गया और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, क्या तुम लोग खुद को बहुत ऊंचा नहीं समझते थे? क्या तुम लोग खुद को धरती के देवता नहीं मानते थे? आओ, मुझे एक नश्वर को तुम्हारी देवताओं वाली शक्ति का अनुभव कराओ। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर सका। हिम्मत नहीं है ना? आर्यन अचानक आगे बढ़ा, एक एल्डर का सिर पकड़ा और हल्की सी ताकत से उसे किसी खरबूजे की तरह फोड़ दिया। एक एल्डर इतना डर गया कि वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला था। आर्यन, ये सब बुर्जुग सर्गेश्वर और सुप्रीम एल्डर की गलती है। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। बाकी लोग भी जल्दी से घुटनों पर बैठ गए और दया की भीख मांगने लगे। आर्यन, कृपया हमारी जान बख्श दो। एक अन्य एल्डर बोला, आर्यन तुम्हें जल्दी दक्षिण तरंग महाद्वीप लौटना चाहिए।